ओके, एनडीटी लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 1 कितने सब्जेक्ट में होता है? तो मेरे भाई टोटल 16 सब्जेक्ट में होता है, 16 मेथड के अंदर होता है। वो मेथड यहां पे मैंने लिखा है कि भाई क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनडीटी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ रिकमेंडेशन प्रैक्टिस। कौन सा प्रैक्टिस? एसएनडीटीसी 1A जो है वो 2020 आज मार्केट में यही चल रहा है, 2020 लेटेस्ट एडिशन चल रहा है। तो ये जो है उसी के हिसाब से इज एप्लीकेबल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो पहला है हमारा एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग, उसमें भी लोग लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट, तीसरा है ग्राउंड पेनेट्रेंट रडार, चौथा है गाइडेड वेव टेस्टिंग, पांचवा है लेसर मेथड टेस्टिंग, छठा है लिक टेस्ट, सातवां है लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट। यहां पे मैं थोड़ा स्टार करता हूं क्योंकि मोस्ट फेमस है, ठीक है। इसी में लोग ज्यादातर आजकल एनडीटी लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 1 करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग 9वां नंबर है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, 11 नंबर न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी टेस्टिंग, और 12 है रेडियोग्राफी टेस्टिंग, 13 नंबर है थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग, 14 नंबर है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, और 15 नंबर है वाइब्रेशन, और 16 नंबर है विजुअल टेस्टिंग। देखो यहाँ पे मैंने स्टार किया है, आई थिंक 4 और 5 मेथड में स्टार किया है, ठीक है। पांचों 5 मेथड मार्केट में आजकल फेमस है। लोग जनरली ये 5 मेथड में एनडीटी लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 जनरली करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये 5 ही मेथड, बाकी कुछ लोग लिक टेस्ट में भी एनडीटी लेवल 2 लेवल 3 करते हैं, कुछ लोग एडी करंट टेस्ट में भी करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में ये 16 में से मैक्स मिनिमम ये 5 मेथड तो आजकल कंपलसरी बन गया है। क्वालिटी फील्ड में भी अगर आपको जाना है तो ये 5 मेथड को जनरली करना चाहिए। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कितने मेथड में एनडीटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, ठीक है। तो ये सब चीज, भाई वॉइस नहीं आ रही है, भाई वॉइस नहीं आ रही है, कुछ लोग कमेंट मार रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। तो मेरा आवाज तो बराबर आ रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में कोई एक बंदा डाल दीजिए वॉइस बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। यस आ रही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो यहाँ पे ये 16 मेथड है। ये कौन बोलता है ऐसा 16 मेथड, कौन डिसाइड करता है? तो ये मेरे भाई एसएनटीटीसी 1A 2020 है, वो भाई साहब लोग बोलते हैं, अमेरिकन लोग जो है उसने ये सब चीज बनाया है, वो लोग बोलते हैं कि ये 16 मेथड में हम लोगों को करना है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियोग्राफी टेस्टिंग, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। उसका एप्लीकेशन क्या है, इसका जरूरत क्या है? Because of the penetrant and absorption capability of X-ray and gamma rays radiation, तो पेनेट्रेंट कैपेबिलिटी, पेनेट्रेंट कैपेबिलिटी मतलब क्या है? पेनेट्रेंट एंड एब्जॉर्प्शन ये है क्या? तो मेरे भाई रेडिएशन जहां पे फैलता है वो कुछ कोई भाई सारा नहीं देखता है, वो तो मेटल हो या ह्यूमन बॉडी हो, उसमें वो घुस ही जाता है और इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब एब्जॉर्ब करना, हमारी बॉडी जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और पेनेट्रेंट भी हमारी बॉडी होने देता है। इसका मतलब ये हुआ परमाणु बम समझो एग्जांपल के तौर पे फूटा, यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी में फूटा, तो उसका मतलब क्या हुआ? वहां पे फूटने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसमें तो लोग मारे ही गए, लेकिन उसका रेडिएशन हुआ और बहुत सारे लोग मर गए। ऐसा रेडिएशन में क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को नहीं देखने वाला चीज भी हम लोगों को लग गया। तो इसका मतलब है उसको पेनेट्रेंट हुआ बॉडी के अंदर और एब्जॉर्प्शन हुआ, ये उसका प्रिंसिपल है। तो ऐसा ही प्रिंसिपल हम लोग आरटी फिल्म के अंदर यूज करने वाले हैं। आरटी फिल्म के अंदर हम क्या करेंगे, एक मेटल लेंगे, मेटल का वेल्ड जॉइंट है, उसका हमको समझो एग्जांपल के तौर पे हमको आरटी करना है, समझो ये एक ये जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा वेल्डिंग मारा हुआ एक जॉइंट है, ठीक है। उसमें यहाँ पे हम लोग आरटी फिल्म लगाएंगे नीचे, यहाँ पे ऊपर सोर्स लगाएंगे। ये सोर्स जो है वो यहाँ पे एक्सरे या गामा ऐसा फेंकेगा और ये फिल्म के अंदर यहाँ पे वो फिल्म बनेगा। फिल्म का है एक्सपोजर पे बाद में होगा। पहले तो ये मटेरियल ने क्या किया, पेनेट्रेशन होने दिया, किसको? ये रेडिएशन को, एक्सरे या फिर गामा को, उसको पेनेट्रेट होने दिया। फिर वो मटेरियल ने एब्जॉर्ब भी थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत उसने खुद रखा, क्योंकि सबका सिर्फ 100 रुपया आप देंगे, फिर 100 रुपया है वो दूसरे किधर भी आप जाएंगे दूर तक तो टिकट के लिए वो सब देना पड़ेगा, ऐसा 50 रुपया आपका एब्जॉर्ब हो गया। समझो, तो आपके पास बचा कितना? 50 रुपया।
समझो एग्जांपल के तौर पे टिकट आपका 60 रुपए का लगा, तो 60 रुपया एब्जॉर्ब हुआ आपका, और पेनेट्रेंट आपने 100 का 100 होना, मतलब पेनेट्रेंट मतलब ले लिया, 100 का 100 ले लिया, लेकिन 60 रुपया एब्जॉर्ब हुआ और 40 ही बचा। तो वो जो बचा हुआ रेडिएशन है मेरे भाई 40 रुपए वाला, देखो ये तो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा मत समझने का ये 40 रुपए की क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो रेडिएशन थोड़ा बहुत बच गया, वो आरटी फिल्म के ऊपर पड़ा, और आरटी फिल्म को फिर हम लोग एक्सपोज करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, धोएंगे, फिल्म को धोएंगे, तब हमको उसमें क्या क्या इफेक्ट हुआ, वो जो 40 रुपया जो टिकट 60 रुपया टिकट में गया, वो टिकट में क्या क्या कांड हुआ, कहां से कहां पहुंचा, वो सब चीज वो यहाँ पे फिल्म के अंदर दिखाएगा। इसका मतलब कि हमने ऊपर से कुछ एक्सरे को डाला, वो मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब पेनेट्रेंट हुआ, पेनेट्रेंट तो पूरा हुआ, लेकिन एब्जॉर्ब की वजह से कुछ ही नीचे आ सका फिल्म के अंदर, वो जो कुछ चीज नीचे फिल्म के अंदर आया, वो फिल्म को लेटेंट इमेज जनरेट करेगा। क्या करेगा? लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज का मतलब क्या है? तो मेरे भाई वो पसार हुआ, ये मेटल के अंदर से पास हुआ, और मेटल के अंदर क्या क्या देखा उसने, वो सब चीज देखा हुआ वो फिल्म के अंदर भी गिराएगा, और फिर वो फिल्म को हमको धोएंगे तो हमको दिखेगा कि भाई वो रेडिएशन में क्या क्या हुआ, उसने कितना रास्ता जो पास किया, उसने वो रास्ते से रास्ते में क्या क्या देखा, वो सब चीज फिल्म के अंदर गिरेगा। तो उसको बोलते हैं लेटेंट इमेज बनना। तो वो फिल्म के अंदर लेटेस्ट इमेज बनता है। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है, तो भाई नेट आप चेक करिए। बाकी सबटाइटल कैसे बंद करें, रिपीट अगेन। ओके भाई, सबटाइटल में नीचे 3 डॉट है, देखो आप वेबएक्स में 3 डॉट है, एक क्रॉस एकदम रेड कलर का है ना, उसके बगल में 3 डॉट है, वो 3 डॉट के अंदर जाना है आपको। उसमें एक जनरल एंड एडवांस दो ऑप्शन है, उसमें आपको जनरल में जाना है, और सॉरी एडवांस में जाना है, और वेबएक्स असिस्टेंट करके ऑप्शन है, वो वेबएक्स असिस्टेंट में जाना है, और दूसरा ऑप्शन है वो क्लोज कर देना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हमें नहीं था, तो क्या था ठीक है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि पेनेट्रेंट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ किसके अंदर, मेटल के अंदर, और एक्सरे और गामा रे रेडिएशन। ओके, रेडियोग्राफी इज यूज टू टेस्ट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज, देखो रेडियोग्राफी टेस्ट है ना, बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में यूज होता है मेरे भाई। तो क्या है, वेल्ड, कास्टिंग, फोर्जिंग, फैब्रिकेशन, ये सब चीज में हम लोग आरटी चेक करते हैं। और जब हम आरटी चेक करते हैं तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि मटेरियल में क्या क्या कांड हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, कहाँ पोरोसिटी आया, कहाँ पिन होल आया, कहाँ पे क्या चीज आया, वो सब चीज हमको कहाँ पता चलेगा, वेल्ड मेटल का जब चेक करेंगे ना आरटी, तब कास्टिंग का चेक करेंगे, तब फोर्जिंग का या फेब्रिकेशन का, वो सब काम रेडियोग्राफी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रेडियोग्राफी टेस्टिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज इन टुडे। तो आजकल मेरे भाई मॉडर्न जमाने में ये सबसे ज्यादा रेडियोग्राफी टेस्टिंग यूज होता है। और रेडियोग्राफी टेस्टिंग यूज होने का रीजन ये है क्योंकि बहुत अच्छा मेथड है और एकदम परमानेंट इमेज जनरेट करता है, ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सेफ्टी का लोचा लापसी है, वो सेफ्टी को अगर बात करें तो बाकी का तो सब चीज अच्छा ही है। तो देखा जाए तो हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पड़ जाता है। रेडियोग्राफी टेस्टिंग यूजली रिक्वायर्ड एक्सपोजिंग द फिल्म, क्या बोला था हम लोग, एक्सपोजिंग द फिल्म। फिल्म जब उसके ऊपर ये मटेरियल के अंदर पास हुआ रेडिएशन फिल्म के ऊपर जाएगा तो फिल्म के अंदर लेटेंट इमेज जनरेट करेगा, मतलब उसको फिर हमको एक्सपोज करना, वो फिल्म को एक्सपोज करना है। तो कैसे, एक्सरे और गामा रे जो पड़ेगा उसकी वजह से पेनेट्रेंट जो स्पेसिमेन। तो यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग यूजली रिक्वायर्ड एक्सपोजिंग द फिल्म to X-ray and gamma rays that have penetrated the specimen, processing the exposed film and interpreting the resultant radiograph। अभी क्या करना है, फिल्म के अंदर वो इमेज एक्सपोज हुआ, तो वो इमेज हमको घंटा ऐसे ही सीधा खोलेंगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। वो आरटी फिल्म को मेरे भाई हमको एक्सपोज करना पड़ेगा, मतलब उसको धोना पड़ेगा। उसको धोने के बाद इसमें क्या होता है, पहले तो डेवलपर बात होता है, फिक्स्ड वाटर, रनिंग वाटर, स्टॉप बात, ऐसे सब चीज बात होते हैं, वो आगे आएगा चैप्टर में तो मैं समझ आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, फिर धोने के बाद हम लोग प्रॉपरली धो देते हैं, उसके बाद हम आरटी फिल्म जो व्यूअर है उसमें देखना है फिल्म को, और उसका रिजल्ट चेक करना है कि भाई वो हमारा रेडियोग्राफ या जो भी है वेल्ड या कास्टिंग या फोर्जिंग या फैब्रिकेशन जो हमने किया है वो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है।
ठीक है, ओके, कैसे करेंगे वो एक अलग मैटर है, वो तो मैं करवाई गई, लेकिन इतना बात समझो कि रेडियोग्राफी टेस्टिंग जब हम करते हैं तो फिल्म के अंदर एक्सपोज होता है एक्सरे और गामा रे, और वो उसको पेनेट्रेंट हुआ स्पेसिमेन के अंदर, वो पेनेट्रेंट होने के बाद फिल्म के ऊपर जाता है, वो पेनेट्रेंट होने के टाइम पे एब्जॉर्ब भी होता है, उसके बाद फिल्म के ऊपर एक्सपोज होता है, वो फिल्म को हमको धोना है, पहला डेवलपर बात है, डेवलपर के बाद हमारा दूसरा फिक्स बात है, फिर स्टॉप बात है, उसके बाद रनिंग वाटर, ड्राइंग, फिर उसके बाद हम लोगों को आरटी फिल्म आरटी फिल्म व्यूअर होगा और उसमें हमको देखना है, ठीक है, ऐसा जनरली होता है, फिर बाद में लास्ट में रिजल्ट देते हैं एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि एप्लीकेशन ऑफ रेडियोग्राफ है वो सब जगह पे होता है इतने एरिया में, और कैसे कैसे होता है वो मैं अभी समझाया, तो अभी एडवांटेज उसका क्या है। तो एडवांटेज और देखो, जो भी चीज है उसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, तो हम लोगों को इसको तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो ऐसा हम सोचेंगे कि एडवांटेज को छोड़ देते, घंटा नहीं छोड़ेंगे हम, उसको करना ही है हमको। एडवांटेज में ऐसा है, कैन बी यूज्ड विथ मोस्ट मटेरियल, सभी मटेरियल में यूज होता है, कोई भी मटेरियल हो सब में यूज होता है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है। दूसरा है प्रोवाइड अ पेनेट्रेंट विजुअल इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये विजुअल इमेज जनरेट करता है, परमानेंट इमेज जनरेट करता है। अगर ये नहीं होता तो ये आरटी का वैल्यू ही नहीं होता, तब तो यूटी बेस्ट है। यूटी में क्या प्रॉब्लम है, उसका कोई परमानेंट इमेज नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे भाई इसमें ऐसा नहीं है, वो परमानेंट इमेज जनरेट करता है रेडियोग्राफ। ओके, रिवील द इंटरनल नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के अंदर क्या क्या लोचा लापसी है वो सब चीज आपको फिल्म के अंदर दिखाएगा। इसके लिए लिखा है रिवील द इंटरनल नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के अंदर कुछ भी गिरा हुआ है, वो जॉइंट समझो वेल्ड जॉइंट है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक वेल्ड जॉइंट ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वेल्ड जॉइंट हमने ऐसा वेल्डिंग मारा, ऊपर से यहाँ पे ऐसा टंगस्टन इंक्लूजन फंस गया इतने एरिया में, या यहाँ पे ये एरिया में लेक ऑफ फ्यूजन आया, तो नीचे का जब आरटी फिल्म है तो यहाँ पे हमने आरटी सोर्स रखा, यहाँ से ऐसे ऐसे रेडिएशन आए, और रेडिएशन आने के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, मतलब आरटी फिल्म जब हम एक्सपोज करेंगे तब हमको ये आरटी फिल्म व्यूअर में दिखेगा कि यहाँ पे क्या लोचा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, रिवील्स इंटरनल नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब दिखाएगा। ओके, दूसरा डिस्क्लोज द फैब्रिकेशन एरर, ये इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी में था मैं, उसमें हमारा आरटी हुआ, रेडियोग्राफी टेस्टिंग हुआ, ठीक है, तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग हुआ तो बहुत सारे फिलर का ऐसा इमेज आया कि ये फिलर कुछ कुछ हेलमेट जैसा कुछ हमको मिला, हेलमेट जैसा भी इमेज थोड़ा बहुत, मतलब उसमें भी मेटल था तो वैसा इमेज आया। तो ये सब है क्या, जब हम ओरिजिनल पाइप को चेक करने गए तब पता चला उसमें तो बहुत सारे हेलमेट पड़े हैं, बहुत सारे फिलर पड़े हैं, किसी का हैमर पड़ा है, कोई सीजल पड़ा है, ऐसा बहुत सारा। तो ये फैब्रिकेशन एरर है एक टाइप का, देखा जाए तो उसमें भाई क्लीनिंग नहीं हुआ है, ऐसे ही भाई साहब ने मार दिया है आरटी फिल्म। तो ये डिस्क्लोज फैब्रिकेशन एरर, कोई भी फैब्रिकेशन एरर होगा तो भी हमको दिखा देगा। समझो, दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक मेरा ऐसा ये मेरा एक जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट थोड़ा यहां से ऊपर है, देखो दोनों साथ में नहीं है, इतना ऑफसेट है। तो ये जो ऑफसेट है जब आरटी फिल्म लेंगे तब आपको वहां पे ऑफसेट दिखेगा, विजुअली दिखेगा। समझो यहाँ पे कोई टेक वेल्ड मार दिया है तो वो टेक वेल्ड भी आरटी फिल्म के अंदर आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्क्लोज द फैब्रिकेशन एरर, कुछ चीज हम नहीं देख पाते हैं वो भी देख लेगा वो भाई साहब, कौन, आरटी, ठीक है। रिवील द स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी, ये तो डेफिनेटली पार्ट है कि भाई स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी क्या है, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, या टंगस्टन इंक्लूजन, पोरोसिटी, पिन होल, स्लैग, ये सब चीज दिखा देगा। इसके लिए लिखा है रिवील द स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी, तो वो भी दिखाएगा। लिमिटेशन क्या है, सबसे प्रॉब्लमेटिक आरटी में क्या है, देखो ये सब चीज यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया गया है, इसके लिए मैं करवा रहा हूं और हमको करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब चीज समझेंगे, बाद में एक एक पॉइंट के अंदर जाएंगे। टोटल 19 चैप्टर है भाई, 19 दिन हमको चलना है। तो आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ आरटी।
इनप्रैक्टिसेबल टू यूज ऑन स्पेसिमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। तो कि मेरे भाई ये बोलूं कि मैं यहाँ पे एक ऐसा ऐसा एक कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं ऐसा, तो इसका आरटी हो पाएगा? घंटा आप कहां पे घुसाएंगे इसको, आरटी फिल्म कहां से उसको सोर्स रखेंगे? तो जहां पे इनप्रैक्टिसेबल, मतलब यहां पे लिखा है देखो, इनप्रैक्टिसेबल टू यूज द स्पेसिमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, ये कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री है ऐसा। तो जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, उसमें इंजन, वो बहुत सारे कचरा कचरा पार्ट ऐसा रहता है, कॉम्प्लेक्स बहुत रहता है। तो वो कॉम्प्लेक्स जब जियोमेट्री बनता है तब हम आरटी करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए यहां लिखा है इनप्रैक्टिसेबल टू यूज ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। जैसा कि ऐसा ऐसा जियोमेट्री है, वैसा हमारा पार्ट है, एक पार्ट है, समझो इंजन का कोई एक पार्ट है, इंजन पार्ट है, तो इसका मुझे आरटी करना तो घंटा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? उसका जियोमेट्री गांडू जैसा है, समझे? तो कहने का मतलब ये है, ऐसे जो चीज है उसमें नहीं हो पाएगा। ओके, स्पेसिमेन मस्ट लैंड टू इटसेल्फ टू साइड एक्सेसिबिलिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यूटी में ऐसा नहीं है, पीटी में ऐसा नहीं है, एमटी में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा कोई भी स्पेसिमेन का आरटी करना है तो दोनों साइड हमारा हाथ घुसना चाहिए, दोनों साइड हम देख लेने चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड हमको फिल्म चिपकाना है भाई। एक साइड हमको आरटी सोर्स रखना है, दूसरी साइड फिल्म रखना है। समझो एक 100 mm थिकनेस का एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक जॉइंट मारा हुआ है, ठीक है, वो जमीन के ऊपर पड़ा है, तो मेरे को आरटी करना है तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो पहले तो वो जो पार्ट है उसको ऊपर लेना पड़ेगा, क्रेन वगैरह यूज करके ऊपर लेके नीचे फिल्म चिपके उतना जगह बनाना पड़ेगा, और तभी जाके हो पाएगा। अदरवाइज जमीन के ऊपर पड़ा है तो नहीं हो पाएगा। उसी के ऊपर मुझे यूटी करना है तो डेफिनेटली हो पाएगा, यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, स्पेसिमेन जब कोई भी पड़ा है मस्ट लैंड्स इटसेल्फ टू साइड एक्सेसिबिलिटी, दोनों साइड एक्सेसिबिलिटी रहना चाहिए। एक साइड एक्सेसिबिलिटी रहेगा तो घंटा भी नहीं चलने वाला, ठीक है। सिंपल बात, 100 बात की एक बात कि भाई नहीं होने वाला। भाई ये साउंड प्रॉब्लम है, ये रियल में प्रॉब्लम है। ओके यहाँ पे ऑफलाइन वाले लोग भी बोल रहे हैं कि भाई साउंड तो बराबर आ रहा है। भाई आप लोग आपका साउंड शायद इंटरनेट चेक करिए मेरे भाई, इंटरनेट चेक करेंगे तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, शायद इंटरनेट में ही जनरली प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। स्पेसिमेन मस्ट लैंड इटसेल्फ टू साइड एक्सेसिबिलिटी, दोनों साइड एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए मेरे भाई। अगर ये है तो ही आप आरटी कर सकते हैं। तीसरा है लेमिनार टाइप डिस्कंटिन्यूटी आर ऑफन अनडिटेक्टेबल बाय आरटी। सबसे प्रॉब्लमेटिक वर्ड समझो, ऐसा मेरा कोई एक जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट नहीं है, ऐसा एक प्लेट है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मेरा एक प्लेट है। अभी मेरा एक यहाँ पे आरटी फिल्म है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ऐसा एक आरटी फिल्म पड़ा है, ऊपर मेरा यहाँ पे ऐसा सोर्स है, यहां से ये रेडिएशन ऐसे ऐसे गिरे, ठीक है। अभी रेडिएशन आया तो रेडिएशन यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। वो जैसे कि देखो ये गड़बड़ हुआ है, एकदम सीधा ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बार एकदम सीधा ही चलता है, वो कोई डायरेक्शन ऐसा, हाँ स्कैटर है तो एक अलग मैटर है, बाकी सीधा चलता है। ऐसा रेडिएशन आया तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर का पेन यहाँ यूज करता हूँ, ये जो है ना वो लेमिनेशन है, ठीक है। ये मैंने लाइन लाइन जो किया ना वो लेमिनेशन है, शायद लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई। ऑफलाइन वाले तो ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले प्लीज बोल दीजिए कि आपको ये दिख रहा है ना। ये जो है वो लेमिनेशन है, क्या है? लेमिनेशन, ठीक है, ये लेमिनेशन है। तो आरटी का सोर्स जो है वो ऐसा नहीं समझेगा कि यहां से मुझे ऐसा जाना है और ये जो मैं जाएगा उसमें ऐसा लेमिनेशन जैसा कुछ था, क्योंकि सभी किरणें हैं, सभी वेव्स है, उसको सेम डिस्टेंस काटना है और बीच में यहाँ पे जगह है, तो ये जगह का प्रॉब्लम ऐसा होगा। आरटी वाले को तो पता ही नहीं रहेगा, सोर्स की बात कर रहा हूं, सोर्स को ऐसा पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे गैप है कि नहीं है, वो गैप सभी जगह पे सेम है, तो वो आरटी फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं दिखाएगा,
ऐसा मतलब कुछ भी, मतलब ये लेमिनेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो जो लेमिनेशन है वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह पे गैप सेम है, थोड़ा बहुत भी किधर भी टूटा हुआ नहीं है। इसके लिए आरटी फिल्म जो है एकदम मस्त चकाचक ही आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो लोचा नहीं है, कुछ भी लोचा नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है लेमिनार टाइप डिसकंटिन्यूटी आर ऑफन अनडिटेक्टेड बाय आरटी। तो लेमिनेशन चेक करने के लिए ऑल टाइम हमको यूटी करना पड़ता है। बहुत सारे क्लाइंट लोग जो है वो ऐसा रिक्वायरमेंट डालते हैं कि आरटी भी करना है और यूटी भी करना है, बहुत फॉलो करना है। तो उसका रीजन क्या है मेरे भाई? लेक ऑफ फ्यूजन चेक करने के लिए आरटी का डेप्थ, आरटी वगैरह डेप्थ नहीं देता है, लेकिन यूटी जो है वो डेप्थ दिखाता है। इसके लिए लेक ऑफ फ्यूजन तो हम यूटी से चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन लेमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो भी जनरली क्या होगा, प्रॉपर का प्रॉपर हमको यूटी में दिखाएगा। आरटी में घंटप्पा भी नहीं मिलने वाला है कुछ भी। तो यहाँ पे इसके लिए ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये याद रखो। ये लिमिटेशन कुछ भी आपको सभी इंटरव्यू में, मोस्टली जो लोग एनडीटी का एग्जाम देने जाते हैं, एनडीटी का जो इंटरव्यू देते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आरटी के बारे में अगर है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेमिनार टीयर है, लेमिनेशन है, वो आरटी पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। तो ये सब एक कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि लेमिनार टाइप डिसकंटिन्यूटी जो है वो घंटा भी हमको आरटी में नहीं मिलने वाला है, उसको हमको यूटी में ही करना पड़ेगा, यूटी में ही डिटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आगे है सेफ्टी कंसिडरेशन इम्पोज्ड बाय एक्सरे एंड गामा रेज मस्ट बी कंसिडर्ड। ओके, सेफ्टी कंसिडरेशन, सेफ्टी कंसिडर आजकल बहुत सारे लोग रशिया में भी वो जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था जापान में, उसका अभी भी लोग भुगत रहे, पता है ना। तो ये है ये बात। उसके बाद हमारा ये रशिया में, अभी तो यूक्रेन में है वो, ठीक है, वो भी फटा था, याद है ना, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग भी मर गए थे, उसका रेडिएशन भी बहुत सारे लोगों को लग गया था। आज भी उसका शील्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। वो क्या है? वो ये रीजन है। तो कहने का मतलब ये है सेफ्टी इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों को कैंसर होने का चांस ही होता है। सबसे पहले याद रखो आप, सबसे पहले चेरनोबिल, देखो किसी ने लिखा भी है चेरनोबिल डिजास्टर, सुपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जागते रहो ऐसा भाई। चेरनोबिल डिजास्टर रशिया में जो था हुआ, अभी तो यूक्रेन में था, पहले तो रशिया था, ठीक है, यूक्रेन और रशिया दोनों एक ही थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे चेरनोबिल हुआ था, अभी तो अलग हो गया, तो यूक्रेन में चला गया, ठीक है, चेरनोबिल। और चेरनोबिल जो एक्सीडेंट हुआ, चेरनोबिल डिजास्टर हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवाया, बहुत सारे लोगों ने रेडिएशन भी खाया, और कुछ लोग अभी भी वहां पे जाके फोटो खिंचवाते हैं, और वहां पे टेबल का टेबल जैसा है वैसा ही टेबल है, वहां पे झाड़ी वगैरह उग चुका है अभी, ठीक है, वो एरिया में, लेकिन लोग फिर भी कुछ अनसमझ और अनपढ़ गवार लोग है ना, वो वहां पे जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। और हम लोग ये डिजास्टर में गए थे, फोटो खिंचवा गए, अरे लोडू लग जाएगा तुमको रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेडिएशन लगता है तो सबसे ज्यादा आपको किस पे लगता है? आपका पेनिस है, उसको लगता है सबसे, वो सबसे ज्यादा नाजुक है, तो उसको बचा के रखना है। दूसरा, आंख, हमारा आंख जो है उसको आपको बचा के रखना है। तीसरा है हमारा कान, कान के पर्दे, वो भी खुला है ना, नाभि, हमारा नाभि, ठीक है, वो भी। तो ये सब चीज जो ओपन ओपन पार्ट है, उसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन लगने का चांसेस है। तो ये सब चीज याद रखिए, आप लोगों को उसको बचा के रखना है। ओके, सेफ्टी कंसिडरेशन imposed by एक्सरे एंड गामा रेज मस्ट बी कंसिडर्ड, मस्ट बी कंसिडर्ड। देखो यहाँ पे मस्ट वर्ड आया, तो लोग जनरली, ये भी एक रीजन होता है, लोग यूज नहीं करते। लंग्स, किसी ने लिखा लंग्स के ऊपर भी सबसे ज्यादा रेडिएशन इफेक्ट करता है। यस, डेफिनेटली होता है, वो सब चीज बहुत क्रिटिकल चीज है। आपको ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी का ध्यान एकदम प्रॉपर से नहीं रखा तो क्या कांड होता है। मैं आपको एक सिंपल सऊदी अरबिया का एग्जांपल देता हूं। मैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर था सऊदी में, और एक भाई साहब, एक बुढ़ा चाचा था, उसका एज भी वैसे हो चुका था, ठीक है, तो उसको आरटी लग गया नाइट में। और कैसे लगा? भाई साहब बगल नाइट शिफ्ट था, और बगल वाला पाइप जो है उसमें भाई सो गए, वो सो गए, और बगल में आरटी हुआ। आरटी टेक्नीशियन इतना घनचक्कर आदमी कि उसने अलार्म नहीं बजाया। देखो जनरली आप आरटी करते हैं ना, तो सब जगह पे स्टिकर वगैरह मारते हैं, फिर सीटी बजाते हैं, उसके बाद सायरन हॉर्न बजाते हैं, ये सब चीज होता रहता है। लेकिन
भाई साहब ने ये नहीं किया, टेक्नीशियन ने गलती, टेक्नीशियन ने ऐसा गलती क्यों किया? ये पढ़ा नहीं होगा, इसने ये सब चीज सेशन नहीं देखे होंगे, वो उसने प्रॉपरली एनडीटी नहीं किया होगा, समझे? प्रॉपर एनडीटी मेथड समझना बहुत जरूरी है, थ्रूली फेमिलियर आपको होना चाहिए। अगर आप एनडीटी लेवल 2 है तो आपको थ्रूली फेमिलियर पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए आरटी का। ओके, चलो चलो समझो उसने नहीं हुआ, उस टाइम पे हो गया, चाचा का कांड हो गया, चाचा के साथ आरटी लग गया, उसको चक्कर आने लगे, उल्टी वॉमिटिंग होगी, सब होने लगा। और दूसरे मॉर्निंग में वो वहां पे ही भाई सो रहे हैं और मैं वहां पे जा रहा हूँ और मुझे कंप्लेन कर रहा है, साहब मेरे को आरटी लग गया। तो लग ही जाएगा ना भाई, जहां तहां सो जाओगे तो लग ही जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको तो ध्यान रखना है, बाकी टेक्नीशियन का तो गलती है ही, लेकिन आपका सबसे बड़ा गलती है, आपका 99% गलती है, टेक्नीशियन तो बात की बात है, टेक्नीशियन का तो गलती है ही, वो तो हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। और उसके बाद वो चाचा को जनरली बहुत फास्ट मेडिकल वगैरह प्रोसेस करके जैसे आनंद फानंद में उसको इंडिया भेज दिया गया, और विथ इन कुछ साल के बाद, एक आध साल शायद जिए होंगे, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। तो ये एक रीजन है, तो सेफ्टी इज मोस्ट कंसिडरेशन। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी का नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, 2012 की, सॉरी 2010 की मैं बात कर रहा हूं, कंपनी का नाम नहीं देगा, वरना कंपनी को लोगों को ये रिकॉर्डिंग वहां पे यूट्यूब में चढ़ेगा तो वो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे हमारी कंपनी का नाम क्यों दिया। पहले के जमाने में क्या होता था, आरटी का सोर्स है ना, वो निकलता था, वो कभी कभी गिर जाता था नीचे, तो उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट से उठा के फिर उसमें वापस ट्यूब के अंदर फिट किया जाता था। तो भाई साहब हमारा अनपढ़ गवार, उसने क्या किया, नीचे गिर गया, हाथ से लगा के चिपका दिया, हाथ में लगा के, भले ही वो थोड़ा बहुत गर्म लगता है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही लगा देते हैं, लगा दिया, और कैंसर उसको उंगली से स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, अभी नाम मत भेजो कंपनी का, हाउ ही गॉट द अप्रूवल, यस किसी ने लिखा हाउ मच डिस्टेंस मेंटेन द टाइम ऑफ आरटी टेस्टिंग, तो डिस्टेंस मेंटेन का भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आएगा तो मैं समझाएगा, डी स्क्वायर आई स्क्वायर ऐसा करके एक फॉर्मूला है, वो आएगा तो मैं समझाएगा। ओके, दूसरी बात, अभी दूसरा एग्जांपल, तीसरा एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, लोगों को बोरिंग नहीं होना चाहिए भाई, आप समझो बात को, ये कितना सीरियस है, इसी के ऊपर कितना सीरियस है, मैं वैसे 3 चैप्टर इसके ऊपर समझाने वाला हूं, लेकिन बात समझो। एक बंदा, इंडिया की ही बात है, गुजरात की बात है, ठीक है, एक बंदा सोर्स को जेब में ले लिया, सोर्स को जेब में ले लिया। देखो जब वो हेल्पर ही करता है तो पहले जमाने में ये सब चीज का इतना अवेयरनेस नहीं था, उसने जेब में ले लिया, और ये बात है 2010 की भी नहीं, उससे भी पुरानी बात है, ठीक है, जेब में ले लिया, वो पहले तो बस में बैठा कंपनी का, बहुत सारे लोगों को लगा, ठीक है, रेडिएशन बहुत सारे लोगों को, करीबन उसमें 40 से 42 लोग सवार थे, सबको रेडिएशन लगा। घर पे गया, घर पे अपना पैंट जो है ना, पैंट वो खिल्ले पे टांगा, तो उसकी बीबी को लगा, उसकी 3 बच्ची थी, तीनों बच्ची को भी लगा। जब यहाँ पे रेडिएशन भाई साहब कंपनी में ढूंढा जा रहा है कि ये सोर्स कहाँ गया, तो सोर्स मिल नहीं रहा है, तुरंत बीएआरसी को इन्फॉर्म किया गया, बीएआरसी का टीम आया, और करीबन 1.5 दिन के अंदर उसका रिसर्च किया गया, और पता चला ये भाई साहब लेके गए हैं घर पे, और घर पे वो गए तो उसको मिला कि यहाँ पे पहले तो सब एरिया को इवेक्यूएशन किया, इमरजेंसी के तौर पे सब लोगों को बाहर निकाला, वहां पे तुरंत इमरजेंसी बेस पे वहां पे बुलडोजर आया, उसने तुरंत खड्डा किया, वहां पे वो सोर्स को रखा, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे ऐसा किया गया। और फिर थोड़े दिन के बाद उसको सोर्स को, थोड़े दिन भी नहीं, एक आध हाफ या 2 डेज के बाद उसको तुरंत सोर्स को प्रॉपरली प्रोटेक्शन करके ले गया। तो कहने का मतलब ये है, वो भाई साहब जो वो जो जेब में लेके गया ना, उसका 3 दिन में एक्सपायर हो गया, 3 डेज। उसका लड़की 6-6 महीने के अंतराल में वो एक्सपायर हो गए। उसका वाइफ थोड़ा एज है उसका, तो उसको थोड़ा जल्दी वो एक्सपायर हुआ, विथ इन 1 मंथ के अंदर वो भी एक्सपायर हो गया। कहने का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी कंसिडरेशन। आप अगर थोड़ा भी सेफ्टी में चूक हुआ तो आपके साथ हो जाएगा कांड, ठीक है। तो याद रखो रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जितना उसका यूज है उतना भी नुकसान है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। ओके, ज्यादा नहीं हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव मींस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये बात याद रखो। यूटी से भी एक्सपेंसिव है, पीटीएमटी सभी से एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक तो आरटी फिल्म लाना है, एजी ब्रोमाइड का फिल्म है, ये आरटी जो फिल्म है ना, ये यहाँ पे आरटी फिल्म, वो एजी बीआर, या तो उसको सिल्वर हैलाइड भी बोलते हैं, या
सिल्वर ब्रोमाइड भी बोलते हैं, उसका फिल्म है, वो भी एक तो महंगा, उसके बाद टेक्नीशियन महंगा, उसके बाद सोर्स महंगा, बहुत सारे महंगाई महंगाई इसमें पड़ता है मेरे भाई। तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा एक्सपेंसिव मेथड है ये आरटी। आगे बढ़ते हैं, इतना तो लिमिटेशन था ही। ओके, सेफ्टी कंसिडरेशन में थोड़ा और हम जाएंगे। बिकॉज ऑफ द रेडिएशन कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय एनी अदर 5 सेंस। हम लोग रेडिएशन को 5 सेंस हमारा है। 5 सेंस कौन सा है? हम लोग टच नहीं कर सकते रेडिएशन, घंटा भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे रेडिएशन आ रहा है। अगर ऐसा होता तो आजकल बहुत सारे हिरोशिमा नागासाकी में लोग बच गए होंगे, बच गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टच नहीं कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते रेडिएशन को, उसको हम लोग कान से हियर नहीं कर सकते, उसको स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 सेंस पहले तो काम नहीं आता है, उसी के वजह से तो ये सब चुतियाप्पा है। ठीक है, अगर दिख जाता हमको, अगर हीरिंग हम कान से सुन लेते तब तो हम पहले से ही दूर भाग जाते, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे हम लोगों को ये 5 सेंस जो है वो काम नहीं करता। बिकॉज ऑफ द रेडिएशन कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंस, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस विद द सेफ्टी रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। इसी की वजह से आप लोगों को स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करना है, स्ट्रिक्टली आपको सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो करना है मेरे भाई, याद रखो। ओके, रेडिएशन कैन कॉज द डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ लाइविंग टिश्यू। तो ये लाइविंग टिश्यू जो है हमारे बॉडी का, वो सब लोगों को मार देता है ये रेडिएशन, तो वो भी आपको एक ध्यान रखना है। It is essential that radiography testing person be continuously aware of the radiographic hazard and कॉन्जिजेंट ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन। तो सेफ्टी रेगुलेशन से ये हमारा जो टेक्नीशियन है वो उसको पता होना चाहिए, जो पर्सन काम करता है वो अवेयर होना चाहिए, और लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा और हमको भी ध्यान रखना है ये सब चीज के बारे में। और रेडिएशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट क्या क्या यूज होता है, और चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में हम लोग कैसा रेडिएशन से बचा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है लीड, जमीन, ये सब चीज से हम लोग जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना भी अच्छा है। किसी ने यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी डाला है कि डिस्टेंस क्वाड्रेंट एरिया CI इंटू RHM इंटू वर्कलोड डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। देखो ऐसा लिखा है, तो ये सब चीज सही बात है। आप लोगों को जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जमीन के अंदर घुसना है आपको, क्योंकि जमीन ही एक ऐसा चीज है जो रेडिएशन से आपको बचा सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, जमीन से अगर बच नहीं सकते हैं, समझो जमीन में खड्डा वड्डा कुछ नहीं है, तो भागो, और कोई ऑप्शन नहीं है, भागो, दूर दूर हो जाओ, जहां पे रेडिएशन हुआ है वहां से दूर हो जाओ, जितना हो सके उतना दूर हो जाओ, और वो तभी आप बच सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। वो तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में पिछली जो बैच हुई थी हमने उसमें भी एकदम डेप्थ में समझाया था। ओके, टोटल हमने 83 सेशन 82 सेशन फिनिश कर चुके हैं हम। ऐसे ही आज जो मैं ले रहा हूं ना, ऐसे कंटिन्यूस 1.5 महीने से 1.5 महीना के ऊपर हो गया, तभी से मैं ऐसे सेशन ले रहा हूं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। भाई आप लोग समझ जाओ, आप लोगों को एनडीटी लेवल 2 करना है या लेवल 3 करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन में। ठीक है, और ऑफलाइन में भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है। फूड खाली कैंडिडेट के स्कोप में रहेगा, बाकी रहने का भी हम लोग देंगे, स्टोव गैस सब चीज हम ही लोग देंगे, खाली फूड आपके स्कोप में रहेगा। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग अवेयरनेस के लिए, स्किल इंडिया के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर बी क्वालिफाइड इन द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट या रेडियोग्राफी टेस्ट या अल्ट्रासोनिक टेस्ट बिफोर द टेक्निक्स इज यूज्ड एंड टेस्ट रिजल्ट इवेल्युएशन। तो जब आप कोई भी सर्टिफिकेशन लेते हैं, या तो BT, MT, RT, UT, तो उसमें आपको सुपरवाइजर हो या टेक्नीशियन हो, आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिकमेंडेशन यूज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन प्रैक्टिस SNTTC 1A 2020, आजकल मार्केट में 2020 का लेटेस्ट एडिशन चल रहा है, तो आप लोगों को इसी को फॉलो करना है। SNTTC 1A वो रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है, कैसे सर्टिफिकेशन लेना है, कैसे ट्रेनिंग लेना है, कैसे कितने का क्लासरूम ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सब चीज का डिटेल में ये बताता है। कौन बताता है? SNTTC 1A 2020। वैसे जो लोग लेवल 3 करेंगे उसको ये पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन में SNTTC 1A 2020 समझाएगा। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, लेकिन रिकॉर्ड भी आपको चाहिए, रिकॉर्डिंग किया हुआ, तो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड
पड़ा हुआ है, ठीक है, दीपेश पटेल के पास, तो वहां से आप ले सकते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द एम्प्लॉय विथ नेसेसरी गाइडलाइंस, प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड, आर नॉट टेक्नीशियन इन ऑल मेथड। ओके, तो आपको कैसे सर्टिफिकेशन लेना है और क्या क्या करना है, वो गाइडेंस एसएनटीटीसी 1A 2020 प्रोवाइड करता है। टू कंप्लायंस विद दिस डॉक्यूमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट इस्टैब्लिश रिटर्न प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी कंपनी है, दुनिया का कोई भी कंपनी है, अगर वो एनडीटी कर रहा है और एसएनटी TC1A मतलब ASME के हिसाब से एनडीटी हो रहा है, किसके हिसाब से, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से, सेक्शन 5 के हिसाब से एनडीटी हो रहा है, तो आपकी कंपनी के पास रिटर्न प्रैक्टिस होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमारी कंपनी के पास तो ऐसा रिटर्न प्रैक्टिस देखा ही नहीं, घंटा इसके लिए नहीं देखा, आपने कभी मांगा ही नहीं। आप पहले मांग के तो देखो, अगर समझो आपकी कंपनी के पास नहीं है तो आपकी कंपनी बहुत बड़ा अली बाबा है। आपको तो पहले अरेंज करना पड़ेगा या तो प्रिपेयर करना पड़ेगा रिटर्न प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस में क्या लिखा होता है कि कौन कौन सर्टिफाइड है हमारी कंपनी के अंदर, कौन, कैसे हम लोग आरटी परफॉर्म करेंगे, कैसे हम पीटी परफॉर्म करेंगे, कैसे एमटी यूटी क्या क्या परफॉर्म करेंगे, उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सब चीज, सब का सब चीज हमारा किस में रहेगा, ये रिटर्न प्रैक्टिस, कंपनी का रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर रहेगा। एनडीटी प्रोसीजर जो लोग फॉलो करते हैं एज पर एएसएमई के हिसाब से, उन लोगों को एसएनटीटीसी 1A ऐसा बोलता है कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या, कहां लिखा है, मस्ट वर्ड शायद है, यहाँ देखो ये मस्ट वर्ड लिखा है ना, ये मस्ट वर्ड लिखा है। मस्ट वर्ड का मतलब आपकी कंपनी के पास होना ही चाहिए। चलो यार, क्या यार फर्क पड़ता है, हमारी कंपनी तो छोटा स्केल इंडस्ट्री है, वो भी भले ही एएसएमई के हिसाब से ही काम करती है, लेकिन छोटा स्केल इंडस्ट्री है तो चलेगा। चलेगा वर्ड की वजह से बहुत सारा कंपनी को तो क्या पूरे कंट्री को ही नुकसान होता है। चलता वर्ड जो है ना, वो तो हमको यूज करना ही नहीं है। बड़े टोपी लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटे स्केल में अगर काम करते हैं, छोटे इंजीनियर है, उसको तो करना ही नहीं है। बड़ा वाला तो बड़े बात चलो छोड़ दो, वो तो घनचक्कर है ही, ऐसा समझ के हम छोड़ दो, लेकिन हम लोग छोटे लोग हैं, उसको करना है। और बड़े लोगों को ऐसा सोचना है कि हमको करना है, छोटा वाला छोड़ दो, छोटा वाला करे या ना करे उसके ऊपर तो मैं एक्शन भी लेगा, लेकिन बड़ा वाला भी एनडीटी का प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए, उस कंपनी के पास रिटर्न प्रैक्टिस होना ही चाहिए। ओके, विच डिस्क्राइब द डिटेल हाउ द टेक्नीशियन विल बी ट्रेंड, एग्जाम एंड सर्टिफाइड। आपकी कंपनी के अंदर रिटर्न प्रैक्टिस होगा, वो रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर कैसा ट्रेनिंग देना है, कैसा एग्जामिनेशन करना है, कैसा सर्टिफिकेशन देना है, ऐसा होना ही चाहिए। जनरली आप लोग देखते हैं एसएनटीटीसी 1A के हिसाब से आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के बाद भी कुछ कुछ कंपनियां होता है ना, एम्प्लॉय बेस्ड सर्टिफिकेशन करते हैं, मतलब कंपनी के अंदर एग्जाम करते हैं, कंपनी के अंदर एनडीटी का अगेन एग्जाम होता है, जनरल, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल ऐसा एग्जाम लेते हैं। तो ऐसा एग्जाम क्यों लेते हैं भाई, तो वो एम्प्लॉय बेस्ड है इसके लिए लेते हैं, और उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी कंपनी के अंदर रिटर्न प्रैक्टिस में लिखा हुआ होता है कि ऐसे हम एग्जाम लेके कोई भी एम्प्लॉय को पास करेंगे। भले ही बाहर से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो उसने एसएनटीटीसी 1A 2020 या 2060 के हिसाब से एनडीटी सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन कंपनी के अंदर भी जनरली एग्जाम होता है और उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जो लोग क्वालिटी मैन्युअल देखते हैं, क्वालिटी मैन्युअल के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि क्वालिटी मैन्युअल में वो रिटर्न प्रैक्टिस नंबर होता है, और क्वालिटी मैन्युअल के अंदर कौन कौन इंजीनियर जो है वो क्वालिफाइड है डीपीटी में, एमटी में, यूटी में, आरटी में, वीटी में, ईटी में, वॉट जो भी मेथड रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वहां पे लिखा रहता है क्वालिटी मैन्युअल में। तो आप देखेंगे क्वालिटी मैन्युअल जिन लोगों के पास है, ऐसा जरूरी नहीं है क्वालिटी मैन्युअल में ही ये दिखाया जाता है, जनरली कुछ अलग प्रोसीजर भी होता है तो उसमें भी लिखाया जाता है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट इज एडवाइज्ड टू स्टडी अ लेटेस्ट एडिशन एसएनटीटीसी 1A 2020 टू डिटरमाइन द रिकमेंडेशन नंबर ऑफ आवर्स इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ऑफ मंथ्स एक्सपीरियंस नेसेसरी टू बी सर्टिफाइड रेडियोग्राफी टेस्टिंग। अभी देखो मैं आपको ये बोलूं कि लोगों को याद रखना है कितना मेथड, टोटल तो 16 मेथड है ही, लेकिन यहाँ पे लिखा एग्जामिनेशन मेथड, तो ये मेथड है, ये मेथड, ये लास्ट में लिक्विड पेनेट्रेंट है, ठीक है, पीछे की साइड भी है। ये एनडीटी लेवल, लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 लेवल 2, ऐसा लेवल 1 लेवल 2 ऐसा दिखाया गया। तो मैं आपको आरटी की ही बात करता हूँ। देखो पहले तो ये टेक्निक्स है, यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। ट्रेनिंग अवर्स, कितना मिनिमम ट्रेनिंग अवर्स चाहिए, वो मिनिमम अवर्स इन
वो सब चीज, ठीक है। दूसरी बात, टोटल आवर्स इन एनडीटी, टोटल आवर्स कितना होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट अगर आपको लेवल 1 करना है तो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग कितना चाहिए, 4 घंटा चाहिए। ट्रेनिंग आवर्स लिखा है ना यहाँ पे, ट्रेनिंग आवर्स आपको 4 घंटा चाहिए। आपको मिनिमम आवर्स इन मेथड टेक्निक ये आपने परफॉर्म किया होना चाहिए, और मिनिमम आपने 70 आवर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 70 घंटा। और टोटल आवर्स इन एनडीटी तो आपको 130 मतलब 130 घंटा काम किया होना चाहिए। लोग जनरली इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसी को ज्यादातर फॉलो करते हैं कि 4 घंटे का मिनिमम क्लासरूम ट्रेनिंग तो लेते ही है। तो कहने का मतलब ये कौन बोलता है भाई, तो रिकमेंडेशन प्रैक्टिस इनिशियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेवल एसएनटीटीसी 1A 2020 बोलता है कि 2020 बोलता है कि मेरे भाई 4 घंटे का तो कम से कम लेना ही है। आपको ज्यादा लेना है तो वेल एंड गुड, लेकिन कम नहीं लेना है। ओके, अभी लेवल 2 करना है तो आपको 8 ही घंटा लेना है, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली लेवल 2 करते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है ना मेरे भाई। जो लोग, कुछ लोग डायरेक्टली एनडीटी लेवल 2 करते हैं, तो आपको लेवल 1 प्लस लेवल 2 4 प्लस 8 टोटल कितना घंटा हुआ, 12 घंटा हुआ, ठीक है। टोटल 12 घंटे का ट्रेन है, 8 4 12। तो आपको डीपीटी करते हैं, आप डीपीटी का अगर आप एनडीटी लेवल 2 करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट के अंदर कितना घंटा होना चाहिए, 12 घंटा से ज्यादा होना चाहिए। 12 घंटा भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का एक यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाता हूं। मेरा ही नाम से मैंने सैंपल के बेस पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, सैंपल सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेनिट्रेंट टेस्टिंग। पेनिट्रेंट टेस्टिंग में मैं यहाँ पे कितना घंटा लिखा है, टोटल ट्रेनिंग आवर्स 16 घंटा। तो यहाँ पे कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है भाई 12 घंटा मिनिमम होना चाहिए। तो 12 घंटा से ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, तो आपको ज्यादा लिखा वेल एंड गुड, लेकिन आपको इतना ही तो लिखना ही है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये रेडियोग्राफी टेस्टिंग। रेडियोग्राफी टेस्टिंग में आपका टोटल ट्रेनिंग आवर्स कितना लिखा है, 80 घंटा। क्यों भाई 80 घंटा लिखा है, शौक नहीं है मेरे भाई हम लोगों को, लेकिन कहने का मतलब आपको यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे देखो रेडियोग्राफी टेस्टिंग है यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे लेवल 1 एंड लेवल 2, तो 40 घंटा लेवल 1 के लिए, 40 घंटा लेवल 2 के लिए। तो 40 डायरेक्टली अगर आप लेवल 2 करते हैं, 40 प्लस 40 तो कितना घंटा हो गया, 80 घंटा हो गया। इसके लिए मेरे भाई वहां पे लिखा हुआ है 80 घंटे का ट्रेनिंग। तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी पहचानना चाहिए कि कैसा सर्टिफिकेट जनरली एक्सेप्टेड है, कैसा सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, कैसा सब डुप्लीकेट होते हैं ना, वो सब चीज भी आपको ध्यान रखना है। ओके अरे ये क्या हुआ, देखो भाई कांड हो गया, ठीक है, रुकते हो, वापस खोलते हैं। ओके नीचे लिखा था नियर विजन। नियर विजन जो है मैंने ऑलरेडी समझाया है, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 9 में क्लियर लिखा है कि आपको J1 चाहिए। J1 जनरली क्या होता है, J1 J2 J3 J4 J5 J6 J11 तक है था, ठीक है। J11 मतलब बड़े बड़े अक्षर होते हैं, J10 थोड़ा छोटा, 11 से थोड़ा छोटा, ऐसे J2 मतलब थोड़ा और छोटा, मतलब ऐसा देखो J11 थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा छोटा J10, उससे थोड़ा J9, उसके थोड़ा 9 मतलब और छोटा J8, ऐसे छोटा छोटा आते J1 तक होता है। तो जनरली एएसएमई जो है मेरे भाई, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 9 में क्लियर लिखा है कि यहाँ पे J1 ही होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के अंदर। आपका जो सर्टिफिकेट है एनडीटी लेवल 2 का वैसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे J2 होता है। तो J2 क्यों होता है, तो कि एसएनटीटीसी 1A 2020 में क्लियर लिखा है कि J2 होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है ना, द एग्जामिनेशन शुड बी एंश्योर नेचुरल एंड करेक्टेड। पहले तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, देखो ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्या लिखा है, नियर विजन एक्यूरेसी J1 लिखा है ना। यहाँ पे J1 क्यों लिखा है, तो कोड क्या बोलता है, कोड तो J2 बोलता है, लेकिन फिर भी J1 क्यों लिखा है। समझो एग्जांपल के तौर पे एक प्रेशर वेसल हम लोग एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 से बना रहे हैं, वहां पे हम आरटी या डीपीटी करने गए या विटनेस करने गए, हम वहां पे देखे और कोई एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि भाई आपका एनडीटी सर्टिफिकेट दिखाओ। आपने सर्टिफिकेट दिखाया और यहाँ पे लिखा था आपका J2। वो बोलेगा अरे भाई आज तो 2022 चल रहा है, 2021 के कोड में क्लियर लिखा है J1 और आपने घुसा दिया है J2, आपका रिवैल्यूएशन करके आओ, ये नहीं चलेगा, फंस गए आप।
अभी आप तो बोलेंगे साहब मेरा तो एनडीटी सर्टिफिकेट एसएनटीटीसी 1A के हिसाब से बराबर है, मैंने तो J1 डाला है, सॉरी मैंने तो J2 डाला है, J2 डाला है तो बराबर है, क्योंकि कोड यहाँ पे क्लियर लिखता है। देखो J2 लिखना चाहिए आपको, तो मैंने तो J2 लिख लिया, यस डेफिनेटली लिख लिया, लेकिन वो प्रेशर वेसल किससे बन रहा है? सेक्शन 8 डिवीजन 1 से। उसका प्रोसीजर कैसा होगा? एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 से होगा, और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 9 वो विजुअल, हमको तो विजुअल एग्जामिनेशन करना है, तो डीपी करने के बाद भी आरटी एक्सेप्टेंस हो या डीपी एक्सेप्टेंस हो, हम लास्ट में तो आंखों से ही देखना है ना। तो आपका आंख J1 ग्रूव होना चाहिए, मतलब जिगलर जो है वो J1 होना चाहिए, उसी के लिए आपको मैंने वहां पे J1 डाला है, ताकि आपको वहां पे उस टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, रिवोल्यूशन ना करना पड़े। ओके, नियर विजन एक्यूरेसी, the examination should be ensure the natural and corrected near vision accuracy in at least one eye, such that applicant capable to reading minimum of the Ziegler number J2 or equivalent type and size of the letter at the distance of 12 inch, not 12 inch, less than नहीं होना चाहिए standard Ziegler chart। ये पूरा का पूरा मैं ऐसा समझाता हूं, आपकी दो में से कोई एक आंख मिनिमम J2 तो देखना ही चाहिए। ये J2 जो लेटर है वो मिनिमम देखना ही चाहिए, दोनों में से। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ना, एक आंख बंद करो वहां पे क्या दिखाया है पढ़ो, दूसरा आंख बंद करो वहां पे क्या दिखाया है पढ़ो। तो ऐसा ही एक चार्ट आता है मेरे पास, यहाँ पे जो लोग ऑफलाइन में आते हैं उसको मैं चार्ट देता हूँ पढ़ने के लिए। तो 12 इंच से कम डिस्टेंस पे, मतलब हाथ में ही वो चार्ट देते हैं, ये क्या डिस्टेंस लिखा, क्योंकि सब में नंबरिंग सिस्टम अलग अलग है। 11 नंबर में थोड़ा मोटे मोटे अक्षर है, वो तो आपको दिख ही जाएंगे, लेटर जो है वो बड़े बड़े हैं वो दिख जाएंगे, लेकिन J1 और J2, जो J1 है एकदम स्ट्रिंज है, एकदम टफ है, तो J1 जो लोग देख गया तो उसके लिए हम लोग जनरली J1 डालते हैं। समझे बात? ओके, दूसरी बात, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 12। दोनों में से कोई एक आंख, समझो एक आंख में प्रॉब्लम है, एक आंख तो कुछ देख ही नहीं पा रहा है, समझो एक आंख से हम लोग ब्लाइंड है, तो भी मिनिमम एक आंख देखना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो क्या लिखा है? नेचुरल से या करेक्टेड और नेचुरल, मतलब नेचुरल मतलब कुछ भी आंखों में चश्मा वगैरह नहीं पहना है, और समझो करेक्टेड मतलब आपने चश्मा पहन के पढ़ रहे हैं तो वो करेक्टेड हो गया, तो दोनों चलेगा। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार मेरा तो चश्मा है, तो चश्मा है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड आपको वहां पे भी नेचुरल और करेक्टेड नियर डिस्टेंस एक्यूरेसी लिख रहा है, इसका मतलब नियर डिस्टेंस एक्यूरेसी दोनों साइड से चलेगा। नेचुरल कोई भी कुछ भी आप मुंडी में मतलब आंखों में नहीं पहन रहे हैं तो भी, और कुछ भी पहन रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। और एटलीस्ट एक आंख आपका J2 देख लेना चाहिए, मिनिमम 12 इंच मतलब 30.5 सेंटीमीटर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। The ability of precise the author rather minimum the 8 or similar test pattern is also accepted. This should be administration annually. आपको every yearly ये सब चीज इंस्पेक्शन करवाना है। कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन, कलर कॉन्ट्रास्ट तो आपको जनरली है ना, डॉक्टर एक चार्ट देता है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए, मेरे पास भी यहाँ पे है, उसमें बहुत सारे 32 प्लेट आते हैं। पहले कुछ कलर में 2 नंबर लिखा है, किसी में 5 नंबर लिखा है, किसी में 8 नंबर लिखा है, ये सब चीज लिखा रहता है। तो ये इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस चेक करना। तो क्या लिखा है? कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन। आपकी आंख जो है, द एग्जामिनेशन शुड डिटरमिनेट द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग and differentiating contrast among the color or shade gray used on method of the determined by the employer. This should be conducted upon the initial certification and 5-year interval thereafter. अभी यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? कलर ब्लाइंडनेस 1 ईयर, सॉरी नील, मतलब आपको दोनों आंख में प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये सैंपल सर्टिफिकेट है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है मैंने सैंपल सर्टिफिकेट है, ठीक है। मैंने देखो किसी और का डालने से अच्छा मैंने मेरा ही डाला है, ठीक है, ताकि आपको समझने में इजीनेस फील हुए। तो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ नील लिखा है। ओके, इसका एक्सपायरी कब है? इसका एक्सपायरी मेरे भाई, उसका ये नियर विजन का तो एवरी ईयर था, लेकिन इसका एक्सपायरी 5 साल है। समझो मैंने आज कितना तारीख है? 12/7 ही है ना, 12/7/2022 का मैंने आज ही का दिखा है, देखो डाला है, ठीक है। तो इसका एक्सपायरी होता है 7वें महीने में, मतलब जुलाई के महीने में 2027 के। लेकिन इसने क्या लिखा है? उसी दिन 11/7 को एक्सपायर नहीं होगा, 11/7/2027 को एक्सपायर नहीं होगा। वो कब होगा? मंथ ऑफ द एंड,
देखो क्या लिखा है, लास्ट डे ऑफ द मंथ एक्सपायरेशन, मतलब ये आपको जब लेवल 3 का एग्जाम देंगे तब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे ये जो है वो एक्सपायरी कब होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई 31 मंथ 31 डेज का है, तो आपका उसका ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, वो कब एक्सपायर होगा, 31/07/2027। फिर आप ऐसा नहीं मार के आइएगा कि भाई 10/7/2027 को एक्सपायर होता है। सर्टिफिकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा हूं, मैं कलर ब्लाइंडनेस कब आपका एक्सपायर होगा उसकी बात कर रहा हूं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, वरना खाली भली आगे बढ़ते हैं। कलर देखो क्या लिखा है, 5 ईयर इंटरवल, देयरफॉर आपको 5 साल में कलर विजन, कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन चेक करवाना है। विजन एग्जामिनेशन एक्सपायर्ड ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ एक्सपायर, मतलब वो विजन एग्जामिनेशन जो है वो भी आपका मंथ एंड में एक्सपायर होगा, वो आपको समझना है। ओके, ये सर्टिफिकेट में कुछ चीज है मैं आपको समझा देता हूं। देखो कोई भी आप पेपर दो, 16 का 16 मेथड है, उसमें से कुछ पेपर का मैं डिस्कस करता हूं, पैटर्न टेस्ट, तो उसमें आपको जनरल एग्जाम आएगा, स्पेसिफिक एग्जाम आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा, सभी में ऐसा होता है, जनरल स्पेसिफिक पर प्रैक्टिकल, ठीक है, ये सभी एग्जाम है। जनरल एग्जाम में आपको मिनिमम 70% लाना है, स्पेसिफिक एग्जाम में 70%, प्रैक्टिकल में 70%, लेकिन तीनों का एवरेज जो है 80% से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जनरल में आया है 75 आया, समझो एग्जाम्पल के तौर पे 75 आया, ठीक है, आपका स्पेसिफिक में आया है 80 आया है, और आपका प्रैक्टिकल में आया है 80 आया है, ठीक है, तो आप पास है या फेल है, तीनों का एवरेज 80 होना चाहिए, पास है या फेल है, डेफिनेटली आप फेल है, क्योंकि तीनों का एवरेज मेरे भाई 80 नहीं होने वाला है, 75 + 80 इज डिवाइड बाय 3, तो आप 80 नहीं होने वाला है, समझे आप। तो कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग उस टाइम पे फेल हो गए, आपको 80% लाना है। समझो ऐसा हो गया, समझो यहां पे मैंने, यहां पे 80 की जगह मैंने 85 कर दिया होता, तो तब तीनों का एवरेज 80 मेंटेन हो गया होता, यस डेफिनेटली मेंटेन हो गया होता, और तब आप पास हो गए होते, समझे बात। तो यहां पे मेरे भाई ये समझो कि आप जनरल में 70% से ज्यादा लाना है, स्पेसिफिक में 70% से ज्यादा, प्रैक्टिकल में भी 70% से ज्यादा, तीनों का एवरेज जो है वो 80% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये भाई साहब ये लोग बोल रहे हैं, ये हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। ओके, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पहुंचे थे हम लोग यार, मैं कहाँ पहुंचे थे, हम वही भूल गए। ये तो हो गया, ठीक है, 5 सेंस हमारा मेजर नहीं कर पाता है। ओके, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है मेरे भाई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनिशियली ट्रेंड, जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं एनडीटी लेवल 2 का, तब की बात है, तब क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड एन इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर एज अ ट्रेनी। जब आप क्वालिफाई कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, अभी आपको कुछ मिला नहीं है, घंटा भी हाथ में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, तब आपको ट्रेनी ही समझा जाएगा। ये अगर लाइन नहीं लिखा होता कोड ने तो क्या होता, तो सिंपल एग्जांपल देता हूं, सर मैं तो एनडीटी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, एनडीटी में ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं, एक इंस्टीट्यूट है वहां पे मैं जा रहा हूं, इसके लिए मैं साइन कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घंटा नहीं कर सकते हो, तब तक तुम ट्रेनिंग ही गिने जाओगे जब तक तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यहां पे लिखा है क्लियर, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो इसका बहुत सारा मिस यूज हुआ होता आजकल इंडस्ट्री में। क्या मिस यूज हुआ होता, सर मैं तो ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं तो मैं कर सकता हूं साइन, डेफिनेटली मैं साइन करता हूं, लाओ सर्टिफिकेट लाओ, सॉरी पेपर लाओ और रिपोर्ट लाओ, मैं साइन करता हूं, तो ऐसा हो जाता। इसके लिए यहां लिखा है इन द प्रोसेस बीइंग इनिशियली ट्रेंड क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड होता है, इंडिविजुअल शुड बी कंसीडर एज अ ट्रेनी। तब जो ट्रेनिंग ले रहा है भाई साहब या सर्टिफिकेशन ले रहा है, वो क्वालिफिकेशन ले रहा है, उसको ट्रेनी ही गिनना है। और ट्रेनी शुड वर्क विथ अ सर्टिफाइड इंडिविजुअल, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जब लोग कोई भी लेवल 2 ऑलरेडी है, सर्टिफिकेशन जिसके पास है उसके साथ में वो काम करना है और उसके गाइडेंस के हिसाब से काम करना है। ट्रेनी शुड नॉट इंडिपेंडेंटली कंडक्ट इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ एनी एनडीटी टेस्ट। तो यहां पे क्या लिखा है, ट्रेनी शुड नॉट इंडिपेंडेंटली कंडक्ट इंटरप्रिटेशन,
तो जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तब आप इंडिपेंडेंटली इवेल्युएशन नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं बना सकते और कोई भी मेथड को परफॉर्म नहीं कर सकते मेरे भाई। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, दूसरा क्या है, और रिपोर्ट रिजल्ट ऑफ एनी एनडीटी टेस्ट, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये सर्टिफिकेट मैंने समझा दिया है। कोई भी कंपनी के पास रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट होना चाहिए, यहाँ पे मस्ट लिखा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखो मैंने मेरी रिटर्न प्रैक्टिस का नंबर डाला है, तो यहाँ पे J1 डाला है, यहाँ पे मिनिमम आवर्स कितना है वो समझाया है, यहाँ 5 साल का वैलिडेशन मैंने दिखाया है, और ये सर्टिफिकेट 80% से ज्यादा होना चाहिए वो दिखाया है, यहाँ पे एडिशन दिखाया है, कौन सा मेथड में आप कर रहे हो वो, यहाँ पे क्या नाम है वो, और SNTTC 1A का कौन सा एडिशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग SNTTC 1A 2016 बताया गया है, लेवल 2 है या लेवल 1 है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब सर्टिफिकेशन आप पहचानना सीखो, सर्टिफिकेट में आप याद रखो, आप याद करो कि यहाँ पे J1 ही हो जाए, क्योंकि लेटेस्ट जो कोड ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 9 में जो क्लियर लिखा है यहाँ पे J1 जिगलर J1 होना चाहिए, तो आप ये थोड़ा पॉइंट याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड फॉलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये सब चीज हम कर क्यों रहे, लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, लेवल 2 का ड्यूटी क्या है, ये तो हमको समझ में आना चाहिए। तो लेवल 1 जो है वो क्या कर सकता है उसका ड्यूटी, लेवल 2 क्या कर सकता है उसका ड्यूटी, लेवल 3 क्या क्या चुतिया पकड़ सकता, सॉरी एक काम कर सकता है उसका ये ड्यूटी लिखा गया है। लेवल 1 जो है ही शुड बी क्वालिफाइड, देखो क्या लिखा है, लेवल 1 ही शुड बी क्वालिफाइड टू प्रॉपरली परफॉर्म द स्पेसिफिक कैलिब्रेशन एंड स्पेसिफिक एनडीटी मेथड। सिंपल बात, एनडीटी लेवल 1 है, वो कोई भी मेथड जिसमें लेवल 1 है वो कैलिब्रेशन कर सकता है और वो एनडीटी मेथड परफॉर्म कर सकता है। एंड स्पेसिफिक इवेल्युएशन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिटरमाइन अकॉर्डेंस विद द रिटन इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरवाइजर फ्रॉम द सर्टिफाइड लेवल 2 एंड लेवल 3 इंडिविजुअल एंड रिकॉर्ड रिजल्ट। देखो रिटर्न इंस्ट्रक्शन, अगर लेवल 1 को स्पेसिफिक इवेल्युएशन और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बोलना है तो लेवल 2 या तो लेवल 3 और रिटर्न में लिख के देना चाहिए। मोबाइल में बोल देगा गेट पे बैठा बैठा लेवल 2 या लेवल 3, हाँ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवेल्युएशन कर लो, लेमिनेशन मिला है ना, एक काम करो उसको काटने के लिए बोल दो, घंटा ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न में दिया, वो तो फोन में बोला भाई, वर्बली बोला है, वो थोड़ी चलेगा, उसको रिटर्न में देना पड़ेगा। रिटर्न में मतलब मेल में भी नहीं चलेगा, याद रखो आप, मेल में भी नहीं चलेगा। रिटर्न प्रैक्टिस या आपकी कंपनी का प्रोसीजर है उसमें लिखा होना चाहिए कि यस लेवल 1 ही कैन इवेल्युएट फॉर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन डिटरमाइन भी कर सकता है लेवल 1, तो ही वो कर सकता है, उसको बोलते हैं रिटर्न। आजकल है ना ये लाइन का बहुत मिसयूज होता है, ये लाइन का मैंने तो देखा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, जब मैं शट डाउन करने जाता हूं ना तब वहां पे क्या होता है, लेवल 1 टेक्नीशियन होते हैं, तो वो क्या करते हैं इवेल्युएट भी कर देते हैं, वेल्डर को या सॉरी ग्राइंडर को बोल भी देते हैं तो काट दो। अरे कैसे काट दो भाई, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी नहीं है, तुमने ऐसे ही बोल दिया। लेवल 1 ने भी नहीं आपको अथॉरिटी दिया, लेवल 2 ने भी आपको अथॉरिटी नहीं दिया, फिर भी तुमने काट दिया। तो कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए, तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिख के देना पड़ेगा। वो एक पेपर में लिख के देते हैं ऐसा नहीं चलेगा, समझे बात। एक ने ये पेपर का बात आया तो मुझे एक थोड़ा फनी एक इंसिडेंट याद आया। मैं कंपनी में था सऊदी अरबिया में, एक कंपनी में आरामको अप्रूव्ड इंस्पेक्टर में था। ठीक है, आरामको अप्रूव्ड था। तो जनरली क्या होता है, फोरमैन है ना वेल्डर का पर्ची भरता है, फिर वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको साइन करता है, अप्रूव करता है। ठीक है, उसमें एक पर्ची रहता है इलेक्ट्रोड या फिलर का। तो फॉर्म उस टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा लेट पहुंचते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग लेट पहुंचते हैं, कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, कोई इंस्पेक्टर, तो कुछ लोग ऊपर रहते हैं, रैक के ऊपर रहते हैं। तो जनरली क्या है, फॉरमैन ने ही लिख दिया, साइन कर दिया। और कैसे लिखा, वेल्डर के हाथ में लिखा कि इसने बोला है और मैंने बोला है, मैं यहाँ पे तुम्हारा साइन कर रहा हूं तो कर दो। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा, उसके ऊपर एनसीआर जनरेट होगा। समझे? तो एक इंसिडेंट में याद आया, इसके लिए जस्ट बोल रहा हूं, डोंट माइंड। तो आपको याद रखना है रिटर्न इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। ओके, लेवल 1 का काम पता चल गया कि भाई वो खाली स्पेसिफिक कैलिब्रेशन कर सकता है या एनडीटी परफॉर्म कर सकता है। अगर वो इवैल्यूएशन करना है तो रिटर्न प्रैक्टिस में रिटर्न में लिखा होना चाहिए, या आपकी कंपनी के प्रोसीजर में रिटर्न में लिखा होना चाहिए कि हाँ कर सकता है तो वही कर सकता है। लेवल 2 का काम क्या है,
Level 2, he should be qualified up to the calibrated equipment and interpretation, evaluation, result and respect to application code standard and specification. मतलब लेवल 1 जो कर सकता है ना, वो पूरा का पूरा लेवल 2 तो कर ही सकता है मेरे भाई, लेकिन ओके किसी ने लिखा है वो इज रिटर्न प्रैक्टिस प्रिपेयर, तो रिटर्न प्रैक्टिस जो है लेवल 3 अप्रूव करता है, ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस लेवल 3 अप्रूव करता है, लेकिन कभी कभी है क्या होता है लेवल 2 उसमें प्रिपेयर करता है, लेवल 2 भी प्रिपेयर करता है और लेवल 3 अप्रूव करता है। ओके आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 का काम क्या है, लेवल 2 जो है वो लेवल 1 का पूरा काम कर सकता है, ऊपर से वो इवेल्युएशन कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है एज पर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे स्पेसिफिकेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कोड क्या है, घंटप्पा कुछ समझ में नहीं आया, तो स्पेसिफिकेशन मतलब क्लाइंट बनाता है, क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, एग्जांपल के तौर पे एक वेसल बनाने के लिए क्लाइंट ने बोला, तो वेसल अपना बनाना है तो क्लाइंट ने स्पेसिफिकेशन दिया होगा, उसमें लिखा होगा जो भी है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अगर क्लाइंट ने वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऐसा लिखा एज पर लेटेस्ट कोड ऐसा लिख दिया, तो फिर आपको कोड में जाना, सबसे पहले आपको क्लाइंट इज गॉड, ठीक है, क्लाइंट मतलब एंड यूजर, वो हमारा भगवान है, उसी ने हमको पैसा दिया है, उसी ने हमको ये वेसल बनाने के लिए बोला है हमारी कंपनी को, ठीक है, तो पहले स्पेसिफिकेशन जनरेट होता है, स्पेसिफिकेशन बनता, भले ही स्पेसिफिकेशन है कोड एंड स्टैंडर्ड का रेफरेंस लेके बनाया जाता है कुछ, लेकिन स्पेसिफिकेशन इज द मेन पार्ट, ये हार्ट है, इंडस्ट्री का ये हार्ट है। स्पेसिफिकेशन ऑल टाइम एंड यूजर देता है, क्लाइंट देता है। ओके कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि क्लाइंट ही ऐसा बोल देता है, एक काम करो ना यार, तुम मुझे स्पेसिफिकेशन नहीं देना है, एक काम करो सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से बना लो, तब आपको वो कोड का यूज करना है एक्सेप्टेंस के लिए, वो स्टैंडर्ड है, आपकी कंपनी का कुछ स्टैंडर्ड है, उसमें भी कुछ अगर कुछ भी नहीं दिया, स्पेसिफिकेशन में भी नहीं दिया, कोड में भी नहीं दिया है, मतलब कोड कंपनी ऐसा बोलता है क्लाइंट, एक काम करो ना आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से एक मुझे वेसल बना के दे दो, ठीक है, खाली इतना बार होना चाहिए बस आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं आपकी कंपनी का कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, तो उसके हिसाब से लेवल 2 है, वो इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन है कि नहीं है वो सब चीज बोलना चाहिए। ओके कुछ कंपनियां ऐसी होती है, समझो एक पानी का टंकी बनाना है, ठीक है, वो ट्रक आता है ना, ट्रक के पीछे वो टंकी रहता है पानी का भरा हुआ, वो पानी किधर भी जाता है, तो वो उसका कोई स्टैंडर्ड कोड और माई बाप होता है, कोई नहीं माई बाप है, उस टाइम पे ना तो आपने कोड यूज किया होगा कंस्ट्रक्शन करने में, ना तो स्टैंडर्ड यूज किया, ना तो स्पेसिफिकेशन यूज किया, और उसमें आप डीपीटी करने गए और उसमें पता चला कि इसमें तो लैक ऑफ फ्यूजन आया है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन आया है, तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा, लेवल 2 नहीं, लेवल 2 तो खाली कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन का ही कर सकता है, उसके अंदर लिखा है तो, लेकिन ना तो कोड यूज हुआ, ना तो स्टैंडर्ड यूज हुआ, ना तो स्पेसिफिकेशन यूज हुआ, तो लेवल 2 को किसके पास जाना पड़ेगा, लेवल 3 के पास जाना पड़ेगा। लेवल 3 का यहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिशिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा अदरवाइज अनअवेलेबल, अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया किधर भी अवेलेबल नहीं है तो लेवल 3 डिसाइड कर सकता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, किसका, ये आरटी का, पीटी का, एमटी का, आरटी का, जो भी है लेवल 3 जिसमें है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 का तो काम हमको समझ में आया। ओके दूसरा काम क्या है, ही शुड बी थ्रूली फेमिलियर विथ द scope limitation of the method which qualified and should be exercised, assigned the responsibility for on the job trained and guidance training NDT level 1 पर्सन। लेवल 1 को पहले तो लेवल 2 जो है वो थ्रूली फेमिलियर होना चाहिए, किससे, जो भी मेथड में एनडीटी लेवल 2 है उसमें। ओके दूसरा लेवल 1 जो है वो उसको भी वो ट्रेनिंग करना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए, सर हमको घंटा पता नहीं है कुछ भी, एक काम करो ना तुम्हारे हिसाब से करो, ऐसा घंटा नहीं चलेगा, आप जो है वो लेवल 1 को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग मतलब गाइड करना चाहिए, क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है, वो सब चीज का गाइडेंस भी होना चाहिए, समझे। लेवल 2 जो है उसका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखा जाए तो। ओके the level 2 should be able to organize the report of the result of NDT test, मतलब लेवल 2 है वो रिपोर्ट भी बना सकता है, याद रखो लेवल 2 है वो रिपोर्ट भी बना सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और रिपोर्ट बना के उसके रिजल्ट एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है वो भी बोल सकता है, लिख सकता है। अच्छा करता हूं ये दोनों चीज छोटा छोटा चीज है, समझ में आया होगा। लेवल 3 के ऊपर काम करते हैं, लेवल 3 क्या काम कर सकता है, he should be capable to developing
developing, qualify, approving procedure, establishing the approving the techniques, interpretation code, standard, specification, procedure and designating the particular entity, method, techniques, procedure and to be used. अगर कोई भी प्रोसीजर कहां पे यूज करना है, कोई एक प्लेट है उसमें मैं बोलता हूं कि चलो इसमें आर्टिकल, घंटा ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, वो आपको थ्रूली फेमिलियर होना पड़ेगा। और कौन डिसाइड करेगा? डेवलपिंग करना है वो लेवल 3 डिसाइड करेगा। समझो आप लेवल 3 है तो आपको डिसाइड करना है, मैं लेवल 3 हूं मेरे को डिसाइड करना है। लेवल 2 या लेवल 1 डिसाइड नहीं कर सकता इसमें आरटी करो कि यूटी करो। समझे बात मेरी कहने की? भाई इसमें डेवलपिंग भी कर सकता है, कुछ मेथड कुछ टेक्निक्स यहां पे डेवलप कर सकता है। अभी आप ऐसा वो सोचेंगे क्वालिफाइंग समझ में आया, ये समझ में आया, एस्टैब्लिशिंग द अप्रूविंग टेक्निक्स, ये समझ में नहीं आया। टेक्निक्स है क्या? तो मैं थोड़ा टेक्निक्स बता देता हूं। ये क्या है? टेक्निक्स है। भले ही लिख, ये मैं आपको लिक टेस्ट बोलूं तो उसमें बबल लिक टेस्ट भी आता है, प्रोसीजर चेक लिक टेस्ट भी आता है, हेलोजन डायोड टेस्ट लिक टेस्ट भी आता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर लिक टेस्ट भी आता है। तो भले ही ये लिक टेस्ट है लेकिन इसमें मेरे भाई कितने पार्ट है देखो, ये सब टेक्निक्स है। क्या है? ये टेक्निक्स है। ये जो है मैन लिक्विड टेस्टिंग, वो लिक टेस्टिंग वो एक मेथड है और ये टेक्निक यहां पे है। रेडियोग्राफी की मैं बात करूं तो रेडियोग्राफी में देखो, ये रेडियोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी, मतलब ये डिजिटल रेडियोग्राफी, कंप्यूटर ट्रोमोग्राफी, मतलब ये जो हम यूज करते हैं ना, ये डॉक्टरी फील्ड में यूज करते हैं ना, हमारा स्कैनिंग करवाते हैं, पता है ना, सोनोग्राफी करवाते हैं, आपको पता है ना, सोनोग्राफी या सोनोग्राफी एक अलग मैटर है, ठीक है, वो तो अल्ट्रासोनिक का एक पार्ट है। सोनोग्राफी नहीं, जस्ट मैं बोल रहा हूं ये ट्रोमोग्राफी जो है वो भी एक रेडियो एक्टिव सिस्टम है, रेडियो टेस्टिंग का मेथड है और वो डॉक्टरी फील्ड में यूज होता है, तो इसमें मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है। कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी वो भी एक जनरल है, डिजिटल और रेडियोग्राफी जनरल, वो हम लोग आजकल यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये टेक्निक्स है भाई। अभी इतना ही बचा है, ठीक है, अभी यहाँ पे सेशन फिनिश हो रहा है, तो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, अब टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा ही बचा है। लेवल 3 है वो डेवलप भी कोई भी मेथड को कर सकता है, कोई मेथड को क्वालिफाई कर सकता है, कोई भी मेथड को अप्रूविंग प्रोसीजर भी बना सकता है, उसको इंस्टैब्लिशिंग भी कर सकता है, अप्रूविंग टेक्निक्स भी कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कोड भी कर सकता है वो स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन और प्रोसीजर के हिसाब से, और डिजिग्नेटिंग द पर्टिकुलर एंटिटी, मेथड, टेक्निक्स, प्रोसीजर भी यूज कर सकता है, वो सब चीज कर सकता है, सबका माई बाप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एनडीटी लेवल 3 शुड हैव सफिशिएंट प्रैक्टिकल बैकग्राउंड। क्या लिखा है? प्रैक्टिकल बैकग्राउंड। आपको प्रैक्टिकल घंटा पता ही नहीं है तो काम का क्या? समझो बात। तो प्रैक्टिकल बैकग्राउंड आपको उसका होना चाहिए, और एप्लीकेबल मटेरियल का, फैब्रिकेशन का और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का, एस्टैब्लिशिंग द टेक्निक्स, वो टेक्निक्स भी एस्टैब्लिश कर सकता है, असाइन द एस्टैब्लिशिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया व्हेन नॉन आर अदरवाइज अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी डिसाइड कर सकता है। ओके, एसएनटीटीसी 1A है, वो क्या बोलता है एग्जाम के बारे में? तो मेरे भाई एग्जाम के बारे में लेवल 1 एंड लेवल 2 है, उसका 3 एग्जाम होना चाहिए, जनरल एग्जाम, स्पेसिफिक एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम। मैंने सर्टिफिकेट में ऑलरेडी आपको दिखाया ये तीनों एग्जाम में आपको 70 70 70 तीनों का एवरेज 80% से ज्यादा लाना थे तभी आप पास है। जनरल एग्जाम 40 क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम में 20 क्वेश्चन जनरली रखना है, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के रहता है, 40 में से आपको ये 40 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन है। ओके, स्पेसिफिक एग्जाम है वो ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है, आप कोड को भी ओपन कर सकते हैं। ओके, ये तो लेवल 1 एंड लेवल 2 की बात हो गई कि 3 एग्जाम है, जनरल एग्जाम, स्पेसिफिक एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम। लेकिन लेवल 3 का क्या? लेवल 3 का मेरे भाई लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई 3 एग्जाम होते हैं लेकिन 2 एग्जाम ऑलरेडी कौन प्रोवाइड करता है? ASNT ऑर्गेनाइजेशन, वो 2 लेता है। 2 क्या लेता है? बेसिक एग्जाम कंपलसरी है, आपको 16 का 16 मेथड में एनडीटी लेवल 2 करना है, सॉरी एनडीटी लेवल 3 करना है, समझो। तो आपको बेसिक एग्जाम एक ही बार देना है, समझो आपको 5 मेथड में एनडीटी लेवल 3 करना है तो भी बेसिक एग्जाम आपको एक ही बार देना है, समझो आपको 2 मेथड में लेवल 3 करना है तो भी बेसिक एग्जाम एक ही बार देना है। अगर आपको एक सब्जेक्ट में भी, एक मेथड में भी आपको एनडीटी लेवल 3 करना है तो भी बेसिक एग्जाम आपको एक ही बार देना है, कुछ टाइम इंटरवल में, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल में। यहां पे मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करने का, टाइम इंटरवल की भी मैं बात करता हूं, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल में। ओके, दूसरा मेथड एग्जाम, समझो आपको आरटी लेवल 3 करना है तो आपको बेसिक एग्जाम तो कंपलसरी देना ही है और मेथड एग्जाम दे देना है। 1 या 2 महीने में समझो आपने आरटी पास कर लिया,
तो अभी एक 2 महीना ही हुआ है बेसिक एग्जाम दिए हुए, तो फिर आपको बेसिक एग्जाम देना जरूरत नहीं है, फिर पीटी एमटी आरटी जो भी देना है वो दे सकते हैं। बेसिक एग्जाम आपको एक बार देना है। 35,000 फीस है asnt.org का, पर सब्जेक्ट का 35,000। ओके, अभी रही बात, ये तो हम दे देते हैं, बेसिक एग्जाम का नाम सुना है और मेथड एग्जाम का नाम सुना है, लेकिन भाई हमने कभी ये एग्जाम का नाम नहीं सुना है, स्पेसिफिक एग्जाम का। मेरे भाई इसके लिए नहीं सुना है, जो स्पेसिफिक एग्जाम है वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्पेसिफिक एग्जाम है, वो समझो आप एलएनटी में घुस गए, एलएनटी में आप एग्जाम्पल के तौर पे आप लेवल 3 बन गए, आरटी और एमटी में बन गए लेवल 3, ठीक है। आप आरटी और एमटी में लेवल 3 बन गए, मतलब आपने दोनों एग्जाम तो पास किया ही होगा, मेथड और भी स्पेसिफिक एग्जाम बचता है। अब एलएनटी में आपका सिलेक्शन हुआ एज अ लेवल 3 आरटी और एमटी, तब एलएनटी जो है वो आपका स्पेसिफिक एग्जाम लेगा। लेकिन वो तो आजकल क्या होता है, कागज बन जाता है, साइन तुम पास ही हो, टेंशन मत लो, हम एम्प्लॉय के तौर पे तुमको सिलेक्ट कर रहे हैं, तुम पास ही हो, आ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए जनरली, बाहर आराम को कंपनी में तो ऐसा जनरली होता ही है। पता नहीं आज साउंड बफरिंग क्यों हो रहा है, बाकी मैंने तो ये वाईफाई में डाल दिया है, मेरा मोबाइल हाई हाई स्पीड वाईफाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ASNT प्रोवाइड द सर्विस ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ NDT लेवल 3 एग्जामिनेशन इन बेसिक एंड मेथड एग्जाम बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनी इंडस्ट्री ऑफ NDT। अगर ये एग्जाम प्रोवाइड नहीं करता तो बहुत बहुत लोचा लापसी होता है, सब लोगों को ये थोड़ा प्रॉब्लम जनरेट होता है। इसके लिए ASNT ने ये 2 एग्जाम क्लियर करवा देता है वो, और खाली एक ही एग्जाम बचता है, और वो जो एक एग्जाम है स्पेसिफिक एग्जाम है, वो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, आशा करता हूं आपको यहाँ पे सब चीज का पूरा इंफॉर्मेशन मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं सेशन को क्लोज करता हूं, और कल कल हम लोग और एक सेशन स्टार्ट करेंगे, और वो सेशन का नाम रहेगा पैटर्न एब्जॉर्प्शन एंड इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छा सा सेशन है, बहुत नॉलेज मिलेगा मेरे भाई, नॉलेज है इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉलेज गेन कर लो। ओके, ये चीज का रिकॉर्डिंग जिसको भी चाहिए, आज का रिकॉर्ड हुआ है वो ये नंबर से कांटेक्ट करे, दीपेश पटेल से, जिसने ये लिंक शेयर किया है आपको ग्रुप में, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देगा। खाली इसी का रिकॉर्डिंग नहीं देगा, वो आपको पूरा का पूरा अभी तक जितना भी रिकॉर्ड हुआ है वो सब का सब रिकॉर्ड देगा। बहुत सारे उसमें वीडियो आजकल तो मैं गिनना भी भूल गया हूं, और इतना रिकॉर्ड वहां पे हो चुका है, और पूरा का पूरा हाई क्वालिटी में ऐसा ही चकाचक मिलेगा। और कितने में मिलेगा आपको? 499 रुपीज में लाइफ टाइम मेंबरशिप है। फिर बाद में कभी भी लाइफ में आपको भरना नहीं है, जितना भी मैं सेशन करेगा सबका सब सेशन आपको ये दीपेश पटेल के जीमेल में मिलेगा, आपको जीमेल में, ठीक है, सॉरी आपके जीमेल में मिलेगा। नॉलेज इज द पावर, किसी ने लिखा है देखो, बहुत अच्छा, भानु प्रताप यदुवंशीधर ने लिखा है, ये नॉलेज इज द पावर। आजकल एनडीटी लेवल 2 में बहुत सारा पैसा होता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप किधर भी पैसा वेस्ट मत करो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एनडीटी लेवल 2 करो, और अच्छे से आप अपनी इंडस्ट्री में इसको यूज करो, ठीक है। जिसको भी प्रैक्टिकल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी आप सूरत इंडस्ट्री में, सूरत यहाँ पे हमारा कंपनी है, वहां पे आप आ सकते हैं, और डेफिनेटली आप लोग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ओके, अभी आपको इसका रिकॉर्डिंग चाहिए तो लाइफ टाइम मेंबरशिप एक ही बार पेमेंट है, 499 करो, और सीधा आप चकाचक सीधा नॉलेज गेन करो, पुराना रिकॉर्ड भी ले लो और इसका भी रिकॉर्ड ले लो। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आपको ये सब चीज पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिला होगा, और या आज तो हमने ये फिनिश किया। देखो ये सब चीजें ना ऑलरेडी हम 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, 1.5 महीने से मैंने बहुत सारा एनडीटी मेथड का प्रोसेस समझा, टोटल 82 सेशन किए, डेली का यही टाइम 8:30 से 9:30 या 10 बजे, कभी कभी तो क्वेश्चन आंसर में भी 10 बज जाता है। किसी को पेन ड्राइव भी चाहिए तो डेफिनेटली ले सकता है, सद्दाम हुसैन ने लिखा है पेन ड्राइव, हमको पूरा का पूरा वीडियो पेन ड्राइव में चाहिए, तो यस डेफिनेटली आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, और आपको पूरा का पूरा हाई क्वालिटी हाई क्लियरिटी में आपको पेन ड्राइव भी मिल जाएगा। वो आपको दीपेश पटेल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज गेन करते रहिए, ऑफलाइन भी आएंगे तो भी रहने का भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में यूज करेंगे आप, और प्रॉपर सीरियस से काम आगे बढ़ाएंगे। और क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अभी एक मिनट मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, थोड़ी देर में मैं इसको लगा देता हूं। अभी आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, प्लीज टेल मी।
किसी को भी कोई भी क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकता है, बोल के भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, डोंट वरी। हेलो, यस गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी हैप्पी गुड सर इवनिंग। वो लेवल 3 का क्या फीस है? 35,000 पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट 75,000, समझो आपको आरटी में लेवल 3 करना है तो आपको 35,000 रुपया। asnt.org में आपको दीपेश पटेल को कांटेक्ट करेंगे, आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको गाइडेंस करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके सर। तो आप है ना एक सर काम वो कर सकते हैं, यस यस आप सर। है ना कैसे फॉर्म भरना है, वो एक फॉर्म यहाँ पे रहेगा, वो फॉर्म आपको सैंपल के तौर पे देगा। मेरा ही फॉर्म है, वो मेरा ही फॉर्म का सैंपल आपको दिखाएगा, वैसा मैंने जैसे भरा है वैसे वैसे आपको फॉर्म भर देना है, asnt.org को सबमिट करना है, और आप सबमिट करेंगे तो सर डेफिनेटली आप। अभी तक क्या था, मैं भी थोड़ा फ्री नहीं हो पाया था। अभी से प्रॉपर क्लास अटेंड करता हूँ, फिर इसका लेवल 3 का फॉर्म डालना है मुझे। यस, और थैंक यू वेरी वो मच। विजुअल का सर प्रोसीजर मुझे बनाना है। वो विजुअल का आप प्रोसीजर सर भेजे नहीं। थोड़ा क्या क्या चाहिए प्रोसीजर बनाने के लिए? हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है? देखो, विजुअल का प्रोसीजर जब बनाते हैं तब आपको SNTTC 1A 2020 के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट, आपका कंपनी का ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 9 का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट दोनों फुलफिल होना चाहिए। और आप एक डेमोस्ट्रेट करेंगे, एक प्लेट के अंदर 0.8 mm विड्थ का आपको एक डिसकंटिन्यूटी जनरेट करना है, और वो प्लेट को परफॉर्म करवाना है। जिसको भी आपको विजुअल का परफॉर्मेंस करवाना है वो बंदे का नाम लिख के, फिर उसका एक लाइट इंटेंसिटी रहता है 1076 लक्स, वो लाइट इंटेंसिटी रख के वो विजुअल एग्जामिनेशन करवाना है। या तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन आंखों से देखना हो, या ल्यूसेंट एग्जामिनेशन हो, या इनडायरेक्ट मतलब है बोरोस्कोप वाला सिस्टम हो, तो जैसा भी आपको करना है वो प्रोसीजर आप डालेंगे। मैं आपको एक सैंपल प्रोसीजर शेयर करता हूं, आप यस सर। डेफिनेटली। ओके, दूसरी बात, मैंने ऐसे सैंपल प्रोसीजर बनाए हैं ताकि अंदर कुछ भी किसी का भी नाम नहीं है, ऊपर आपका कंपनी का नाम चिपका दो, जो भी अंदर चेंज करना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी चेंज करेंगे तो एज पर लेटेस्ट कोड के हिसाब से 2020 के हिसाब से, सॉरी 21 के हिसाब से मैंने बनाया है, तो आपको वो सपोर्ट सर होगा। सर जैसे अभी हैमर टेस्ट, वैन टेस्ट, लीकेज टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट सब है, तो उसका हम्म। स्पेक पढ़ना जरूरी है? स्पेक पढ़ के और कोड का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जैसे विजुअल का है आर्टिकल 9 है, वो पढ़ना है, फिर स्पेक पढ़ना है। जैसे हम खुद वो वाला विजुअल टेस्ट नहीं, जो हम प्रोसीजर में हमको मिलता है, कोई जॉब स्टार्ट करते हैं ना तो प्रोसीजर में हमको जो अपना मिल गया है, तो वो उसको कैसे बनाना है? स्पेक को जो आता है अपना रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर जो क्या क्या आता है। किसका प्रोसीजर है? हैमर टेस्ट एक अलग चीज है। जैसे हैमर के लिए आपको 250 ग्राम का या 150 ग्राम का हैमर लेना पड़ेगा, वो हैमर चारों डायरेक्शन में आपको एंकर के ऊपर मारना पड़ेगा, वो एंकर, वो हैमर टेस्ट की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, जैसे हम लोग जो भी प्रोसीजर बनाएंगे, क्या उसको पहले प्रैक्टिकल करेंगे या हम लोग प्रोफाइल में बना के यस, क्लाइंट को सबमिट आपको करेंगे? परफॉर्म करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। आप बिना परफॉर्म किए कैसे कर सकते हैं? अच्छा अच्छा। पहले आपको परफॉर्म करना तो पड़ेगा, वही आप क्लाइंट को अप्रूव कर सकते हैं। देखो ऐसा करेंगे, अगर आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल ही नहीं बनाएंगे, तो आपको, हाँ कंपनी नया है तब, अगर पुराना कंपनी हो गया है तब तो ऑलरेडी परफॉर्म किया होगा, उसके पास ऑलरेडी प्रोसीजर होगा, तो वो आप यूज यस कर यस। सकते हैं डेफिनेटली। ओके। लेकिन आपको उसी अगर को नया कॉपी पेस्ट कंपनी है करना तो आपको नया परफॉर्म करना पड़ेगा, डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, डेमोस्ट्रेट करके आपको पर है। करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर। थैंक और यू किसी सर। को कोई डाउट है सर? ओके। सर नए लोगों को कैसे एनईटी लेवल 2 और हेलो। लेवल 3 की सर गाइडेंस थोड़ा बताइए ना। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहता सर, जैसे आपने बताया था अभी कि मेटल के अंदर हेलमेट निकला हुआ था, जैसे अभी आरटी में टेस्टिंग हुआ था तो उसमें हेलमेट भी शो किया था। आरटी के फिल्म में हेलमेट शो करता है क्या सर कभी? यस, मैं आपको ये भी बोला कि हेलमेट के अंदर मेटल था, हेलमेट शो नहीं करता है, याद रखो। प्लास्टिक को क्या शो करेगा वो, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। आरटी फिल्म के अंदर डेंसिटी उसका कम है, सॉरी ये हेलमेट का डेंसिटी प्लास्टिक है, प्लास्टिक का डेंसिटी नहीं है, तो आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पे आपको फजी इमेज का महसूस होगा। और अगर हेलमेट के अंदर फिलर है तो वो तो दिखाएगा ना, डेफिनेटली दिखाएगा। लेकिन जब हम देखने गए तो पता चला वहां पे हेलमेट भी है। देखिए बात ऐसा है। हेलो, बात समझे सर? यस सर। इसमें देखो, मैं इसके लिए लिखा है फेब्रिकेशन एरर, ऐसा लिखा था ना यहाँ पे किधर भी, फेब्रिकेशन एरर ऐसा लिखा है, डिस्क्लोज द फेब्रिकेशन एरर, दे वन ऑफ द फेब्रिकेशन एरर है, देखा जाए तो हेलमेट वहां नहीं रहना चाहिए था। वो तो हमने, वो तो कहाँ पे एक फिल्म के अंदर ये जो फिलर आए वो देखने गए, एक्चुअली है क्या वहां पे, क्या मिला, बहुत सारे हेलमेट्स मिले, कहने का हाँ, मतलब वो है, ठीक है। विजुअल तो ये भी आप। आप पकड़ सकते हैं।
यस सर, और किसी को कोई डाउट है? विशाल भाई, यस सर प्लीज। यार एक मेरे को ये है क्लैरिफिकेशन चाहिए। Yes, जैसा आप please. अभी बोल रहे हैं ना, क्या उसमें जो विजन ये अपने एसएनटीसी एज पर issuing the certificate as per SNTC 1A, right? And Right. the SNTC 1A word mentioned that for the vision test, it should be minimum Jaeger J1, right? Yes. Jaeger J2. Yes. But the certificate पे आप मेंशन करते हैं J1. Yes. तो आप सेक्शन 5 देखेंगे, सेक्शन 5 मैं सेक्शन 5 ओपन करता हूँ, एक मिनट। आर्टिकल T120। मैं ओपन करता हूँ, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वहां पे लिखा हुआ है नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, T120 आप देखो ना, वो क्या लिखा हुआ है इसमें, T120 क्लॉज E। एक मिनट। जब आप सर्टिफिकेट पे SNTC 1A लिखते हैं तो SNTC 1A तो J2 का ही बोल रहा है। ये J2 बोल रहा है, वो तो रिकमेंडेशन कर रहा है, लेकिन J1 डालने में आपको प्रॉब्लम क्या? अच्छी बात है ना, सुपर है। नहीं, ये आपने डाला है तो एक मिनट में दिखाता हूँ। लेकिन आप डालेंगे तो क्या है, अभी सेक्शन 5 भी क्या बोलता है, फॉर दोज डॉक्यूमेंट दैट डायरेक्टली रेफरेंस दिस आर्टिकल फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ एनडीटी पर्सनल, द क्वालिफिकेशन शैल बी अकॉर्डेंस विद द एम्प्लॉयर रिटर्न प्रैक्टिस which shall be according one of the following documents. This SNTC 1A 2016 edition इसने मेंशन किया है ऐसा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, देखो J1 है ना। नहीं, एज पर रिटर्न प्रैक्टिस क्या बोलता है वो मेंशन कर रहा है आर्टिकल में। यस, वो जो रिटर्न प्रैक्टिस है सर, यस रिटर्न प्रैक्टिस जो है वो ओनली रिकमेंडेशन करता है कि आपको ऐसा होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट उसके हिसाब से नहीं देंगे, उसका नाम भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग ऐसा स्टैंडर्ड से बनाएंगे ताकि सभी कोड अंदर फॉलो हो जाए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, फिजिकल रिक्वायरमेंट, पर्सन शेल हैव एनुअली विजन इंश्योरेंस नेचुरल एंड करेक्टेड। वो तो आप वो जो विजुअल एग्जामिनेशन का देख रहे हैं ना, आर्टिकल 9। हाँ यस, लेकिन आप इसमें देखो ना, आर्टिकल में सेक्शन 5 का जो है ना, आर्टिकल 1 क्लॉज E देखो, उसमें क्लियरली दिया है SNTC एज पर SNTC 1। अगर तुम ये आर्टिकल रिफर करते हैं और ये कोड आप रिफर करते हैं तो ये डालना चाहिए, क्योंकि आप उसमें क्योंकि कोई भी अगर समझो कोई रिफर करता है लेवल 3 बाहर से आता है, वो पूछेगा भाई इसमें SNTC 1 ने अपने एज पर द रिटर्न प्रैक्टिस आपने इशू किया है सर्टिफिकेट SNTC 1 है, इसमें आप लिख भी रहे हैं और फिर आप उसमें नियर विजन J1 मेंशन करते हो, J इसमें 1 किधर दिया हुआ है? सर मुझे ये बोलिए, हमारा आंखों का नियर विजन है वो कौन डिसाइड करता है? हमारा आंख ही डिसाइड करता है। समझो मैं देख रहा हूं, मुझे J2 दिख रहा है अच्छे से, तो मैं J2 डालेगा। अगर मुझे J1 मिलेगा तो मैं J1 ही डालेगा। तो फिर वहां पे कंपलसरी हमको J2 डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको J5 भी मिला ना तो भी आपको J5 ही डालना पड़ेगा, समझे बात? भले ही वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं गिना जाएगा, मिनिमम J2 चाहिए, ऐसा मिनिमम लिखा है, उसने मैक्सिमम नहीं लिखा है, मिनिमम लिखा। मिनिमम तो मिनिमम J2 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब J3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब J1 होगा तो चलेगा, डेफिनेटली होगा, चलेगा, समझे आप? यहाँ पे देखो ना, मिनिमम लिखा है। मिनिमम का मतलब क्या है कि भाई मिनिमम J2 होना चाहिए, तो J3 नहीं चलने वाला है, J1 होगा तो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जनरली अगर आपका आंख अच्छा है तो J1 ही डालो, वो मोस्ट स्ट्रिंज है, और वो स्ट्रिंज है उसकी वजह से सेक्शन 5 आर्टिकल 9 भी फॉलो हो जाता है, वो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है, लेवल 3 लोग है ना, J2 डाल देते हैं अंदर। अरे भाई, कम से कम कैंडिडेट से आप इतना पैसा ले रहे हैं तो कम से कम J1, उसका आंख अच्छा है तो J1 डाल दो मेरे भाई, मिनिमम तो लिखा है। आप J1 डाल देंगे तो उसको भी अच्छा रहेगा, उसका आंख स्ट्रांग है, वो भले ही करेक्टेड के बाद भी नेचुरली नहीं है तो कोई बात नहीं, चश्मा पहन के भी वो तो मिनिमम J1 तो दिख सकता है ना। तो इसके लिए ये डालेंगे तो वेल एंड गुड, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूं। अगर आप समझो मेरा आंख है, वो आप ऐसा बोल रहे हैं कि J1 नहीं डाल सकते, लेकिन मेरा आंख तो J1 में ही क्लियर है, तो मेरा आंख है वो मेरा आंख है वो J1 दिख सकता है, तो भी आप जबरदस्ती J2 नहीं डाल सकते ना सर। ये तो एक वन ऑफ द वायोलेशन, कोड का भी वायोलेशन हो जाएगा। इसने तो लिखा है कि मिनिमम J2 होना चाहिए, तो इसका वर्ड का मीनिंग समझो, ऐसा है। तो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस।
आपको J1 डालना चाहिए अगर आंख अच्छा है तो। और मैं तो ऐसा रिकमेंडेशन करेगा J1 ही डालो, अगर आंख क्लियर है तो J1 ही डालो, कोई मसला नहीं है। मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे साइन किए हैं ताकि J1 ही हो अंदर, J1 ही डालता हूँ। और पहले तो मैं कॉल करके पूछता भी हूँ, अदरवाइज अगर ऑफलाइन आता है तब उसको आंख में चेक करवाता हूँ। प्रैक्टिकल के लिए जब आता है तभी मैं चेक करवा लेता हूँ, भाई तुम्हारा आंख का फिर मेरे को दिखा दे, तुम्हारा J1 है या J2 है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज आज ही बेल का आज का क्वेरी, आज मेरे को बेल से क्वेरी आया, एक दूसरा बंदे ने J2 डाला था, तो बेल ने लिखा, देखो अभी कंपनी का नाम तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज ही का क्वेरी है 4 बजे का। वो बोलता है सर मेरे सर्टिफिकेट के अंदर J2 था और सर J1 हो सकता है क्या, मुझे आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपको डॉक्टरी सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। उसने डेफिनेटली डॉक्टरी सर्टिफिकेट भेजा और मैंने उसको J1 करके भेजा, साइन करके स्टैम्प करके उसको रिन्यू कर दिया, भले ही 2 साल में रिन्यू किया। ओके, अभी कोड बोलता है 5 साल का रिन्यूअल, राइट, 5 ईयर का रिन्यूअल, 5 ईयर में आपको रिन्यूअल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 महीने में रिन्यूअल नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं आप, डेफिनेट मैक्सिमम लिमिट है वो 5 साल मैक्सिमम। आप 3 साल में भी रिन्यूअल कर सकते हैं, 2 साल में भी रिन्यूअल कर सकते हैं। उसका 2 साल ही शायद हुआ था और मैंने आज रिन्यू करके दिया उसको, सेम सर्टिफिकेट, उसका वैलिडिटी था फिर भी मैंने रिन्यू करके दिया, तो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, देयर इज नो एनी इश्यू। ओके ओके, आप सर आई थिंक बात समझे कि नहीं समझे सर? एकदम सिंपल है सर। हाँ, लेकिन क्या है ना, मैं देखा हूँ काफी सर्टिफिकेट पे ना J2 ही लिखा हो रहता है एज पर SNTC 1। और मैं कई जन से भी क्लैरिफाई किया तो वो बोलते हैं आप सेक्शन 5 आर्टिकल 1 देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। वो तो तो मिनिमम अभी लिखा है, मैं वो ना सारे ये सर क्या है ना, दिखाइए आप। ये जो एसमी है ना, अभी इन लोग ने दोनों ये SNTC 1 भी है, ये इसका बोलते हैं अमेरिकन, ये SNT का, और ये हाँ, सेक्शन 5 वो भी इन लोग का ही है। यस, इन लोग दोनों में कंफ्यूजन कर दिया। लेकिन आप उसमें आर्टिकल 1 में देखोगे ना तो उसमें लिखा है कि SNTC 1 ए फॉलो करो, उसमें जो दे रहा है वो फॉलो करो। और हम उसमें सर्टिफिकेट में उसका मेंशन भी हम करते फॉलो हैं कि करेंगे सर, समझो हाँ, हम मिनिमम ये बोले तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, यस, मिनिमम मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इसका कम से मतलब कम, J1 हाँ। इज वेल एंड गुड, ये तो बात अच्छी है ना। ओके। ओके, और किसी को कोई डाउट है सर? हेलो, हाय सर। हाँ यस सर। सर मेरा नाम संजू कुलकर्णी है, आज ही मैं नया ज्वाइनिंग हुआ है। यस सर, प्लीज टेल मी। नहीं सर, ये अभी मेरा ये लेवल 2 के लिए मैंने अप्लाई किया था, आज से मेरा क्लास चालू। एवरीडे 8:30 को रहेगा ना सर चालू? यस, डेली 8:30 को क्लास स्टार्ट होगा और कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली 8:30। और इसमें मैं बहुत सारा सिखाएगा, समझाएगा और आपको इतना नॉलेज गेन होगा। 3 इडियट्स बन जाओ मेरे भाई, जॉइन नॉलेज के लिए आप 3 इडियट बन जाओ, कोई भी क्लास में घुसो और बैठ जाओ। अगर हमारा फील्ड का है तो समझ लो, सीख लो, आपको बहुत फायदा करेगा। आज नहीं तो कल फायदा करेगा, कल नहीं तो 2 साल के बाद आपको फायदा ही होने वाला है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है ना, 8:30 डेली टाइम। ओके खाली एक सोमवार को मेरा ओके छुट्टी है, तो सोमवार को मुझे छुट्टी ओके दीजिएगा, सोमवार को जो है वो मैं रेस्ट लेगा, ठीक है। सैटरडे इसके लिए मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि सैटरडे के दिन डेली प्रैक्टिकल चलता है, जिस जो भी प्रैक्टिकल करना चाहता है। अरे यहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमने एक सेट किया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और सिखाते हैं और जाते हैं। मेरे को तो, मैं आपको रियल बोलता हूँ, ऑफलाइन में बहुत सारे लोगों का हमको नाम ही पता नहीं है, सिंपल बात। सर। हाँ, कुछ कुछ लोगों का नाम शायद पता है, कुछ किसी का तो हमको नाम भी पता नहीं। फोन नंबर हम कुछ लेते नहीं है, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, कि आप फोन नंबर ले लेंगे फिर कॉल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, अपने हिसाब से समझ के सीख के जाते हैं और मैं ही प्रैक्टिकल करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा विशाल भाई, यस सर। मैं ये पूछ रहा था, अगर समझो अभी लेवल 3 है तो हाँ हाँ, लेवल 3 के रिन्यूअल के लिए आप लोग को 25 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं क्या यस, बोल रहा था, आप लोग जैसा अभी मैं भी कुछ अटेंड करता हूँ यहाँ पे, हाँ उसका पॉइंट मिलेगा, मैं ये आपको सेट करके देगा, डोंट वरी। सो आई वांट द रिफ्रेशर सर्टिफिकेट, समथिंग लाइक दैट, यस, मैं आपको देगा, सीबीटी ठीक में। है। हाँ, यस सर। टेल मी व्हाट आर योर चार्जेस फॉर है, कुछ चार्ज दैट। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आओ लेके जाओ, खाली मुझे कुछ आपका फोटो और आपका सीवी वगैरह पहुंचा दो बस। आपका सीवी, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड के लिए खाली सीवी आप पहुंचा दो और आपको पासपोर्ट साइज का फोटो पहुंचा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देगा, कोई डोंट वरी, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोरियर कोरियर ना? हाँ, कुरियर, कुरियर मतलब गल्फ कंट्री में रहेगा कुरियर, तो उसका 300 रुपया आपको देना पड़ेगा।
वो जो 300 रुपया सऊदी नहीं अरब नहीं के, मैं इंडिया में ही मंगा लूंगा ना उसका, हाँ इंडिया में मंगा लेंगे तो फ्री ऑफ होम कॉस्ट, डोंट डिलीवरी। वरी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। ओके, गुड यस सर, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं मेरा रिज्यूम थोड़ा चेक कर लीजिए सर प्लीज। हाँ वो मेरे इसीलिए को मैं इस मेरे पे माइंड बोल में रहा है। हूँ, मुझे अरे बहुत यार इसको जरूरी है रिकॉर्ड सर। पटल पे मत डालिए प्लीज, मैं आपका रिज्यूम देखता हूँ और आपका सेटअप करवाता हूँ, ओके डोंट ओके ओके सर, थैंक यू। वरी। ओके, और किसी को विशाल कोई सर, डाउट है? यस सर, यस सचिन सर। सर मैंने आपको में वो हाइड्रो के लिए फोटो भेजा था, देखे दिए वो पेंटिंग कंडीशन में हाँ वो देखो, आज। आप हाइड्रो अगर करते हैं, पेंटिंग हो गया है, हाँ तो मिनिमम जो आपका जॉइंट है वो क्लीन होना चाहिए, वायर ब्रश से आपको क्लीन करवाना पड़ेगा। ओके, अभी दूसरी बात हाँ सिंपल, उसका एग्जांपल मैं आप मेंटेनेंस से दे रहा हूँ। चलो मैं एक मेंटेनेंस परफॉर्म करने गया, तो मेंटेनेंस में जब हाइड्रो होता है तो इसका मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जब हम जाते हैं, वो प्लांट तो पहले से तो रस्टिंग हो ही चुका है, लेकिन प्लांट पहले से तो पेंट हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या है, पेंट में हम लोग हाइड्रो नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, पेंट के ऊपर भी हम हाइड्रो कर सकते हैं। याद रखो, अगर आपकी कंपनी में थोड़ा प्रोसेस पहले से चला गया है तो एनसीआर वगैरह डाल के चलाओ। बाकी आप पेंटिंग हो गया है तो जॉइंट को पहले क्लीन कराओ, और जॉइंट थ्रूली क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई कोटिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप हाइड्रो परफॉर्म करो, एक्सेप्ट करो, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम सर। ओके ओके, और किसी को कोई डाउट है सर? हेलो, हेलो। सर, सचिन बोल रहा हूँ। यस ये सचिन सर, यस सर। मुझे ये बेसिक समझिए ना, 192 IR 192 और कोबाल 60 में बेसिक डिफरेंस क्या है? अपन कब ये 192 यूज करते हैं और 60 कब यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 है, वो देखो उसका पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ। वो चैप्टर आएगा यहाँ पे एक्सरे जनरेशन में, और उसका हाफ लाइफ कहाँ गया, हाफ लाइफ, हाँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 4। वो दोनों चैप्टर में मैं आपको एकदम डेप्थ में बारीकाई से उसका परमाणु का एटम जो है उसका अरेंजमेंट से एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहां से लेके ए टू जेड, आप 3 दिन रुक जाइए, उसमें पूरा का पूरा कब कोबाल्ट यूज करना है, कब इरिडियम यूज करना है, वो आपको पूरा का पूरा। आजकल मार्केट में सीजियम भी आ गया है, ठीक है ना, वो भी आजकल 2-3 मीटर रेडियस में हम लोग आजकल आरटी करते हैं कॉइल का, तो वो भी हम क्यों करते हैं, उसका रेडिएशन इतना फैलता क्यों नहीं है, वो सब चीज भी मैं यहाँ पे आपको समझाएगा, बहुत अच्छे से समझाएगा। इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हुआ है, अगर आपको पुराना रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप दीपेश से ले लीजिए, अदरवाइज आप 2-3 दिन रुक सकते हैं, तो ये चैप्टर आएगा तब मैं पूरा का पूरा ए टू जेड समझाएगा कि कोबाल्ट 60 का हाफ लाइफ क्या है, कोबाल्ट 60 कब यूज किया जाता है, वो कितना स्ट्रेंथ वाला है, इरिडियम कितना है, इरिडियम 192 कितना काम का है, कौन चीज कितना हाफ लाइफ की वजह से किसको जल्दी यूज करना चाहिए। कभी कभी आपको बीआरसी है, वो कोबाल्ट 60 वो 10 क्यूरी में ही देता है, 10 क्यूरी या 50 क्यूरी में देता है, तो वो जल्दी यूज करने के लिए जो भी है वॉट एवर, वो मैं आपको उस टाइम पे समझाएगा ये चैप्टर में, ठीक है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको एक 10 ओके मिनट सर, में या 5 मिनट में समझाएगा तो शायद आपको भी ऊपर से जाएगा और वो टाइम वेस्टिंग होगा, समझे आप? ओके सर, ओके ओके सर, ओके, ओके, नोटेड। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और किसी को कोई डाउट है सर? तो हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। सर डेली क्लास चलेगा ना? डेली 8:30 गुड जैसे गुड नाइट प्रीवियस सर, गुड क्लास नाइट। पीपी वगैरह सर छूट गया है, उस क्लास को भी कवर कीजिएगा ना सर? अरे साहब ए टू जेड, अरे किसी को नहीं छोड़ना है, आजकल हमको पूरा फुल फिनिश करना है। पुराना क्लास का भी अगर रिकॉर्डिंग हुआ है उसका चाहिए तो आप दीपेश से ले लीजिए, ये दीपेश का नंबर है 8155 सर 8155। मैं खरीदा हुआ हूँ सर, पेन ड्राइव मैंने लिया हुआ है आपसे, बट उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा सर आपका लाइव क्लास को पकड़ के उसको कवर करने के लिए सर। बाकी अगर कुछ डाउट रहेगा तो कोई बात नहीं, कोई देख। बात नहीं, पेन ड्राइव ले लिया तो और क्या चाहिए आपको, आप तो यार बड़ा, कितने सारे वीडियो आपके पास आ गया है, अभी तो क्या करिए, खाली देख लीजिए क्लास। अगर टाइम नहीं मिलता है तो इसमें 8:30 को डेली ज्वाइन होते रहिए, आप 8:30 को आपको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। सर आप ट्रेनिंग के लिए बोल रहे, लेकिन सर किस लोकेशन पे, एड्रेस क्या रहेगा क्या? ओके, सूरत लोकेशन, ठीक है, सूरत लोकेशन में ये ट्रेनिंग आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर में आपको हाई सेंड करिए, मैं आपको लाइव लोकेशन शेयर करता हूँ अभी। अदरवाइज
आप लोग ये दीपेश को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दीपेश है, वो भी आपको ये जो लिंक डेली डालता है ना, जो डेली इंफॉर्मेशन जो आपको डाल रहा है, जो बहुत सारे पीडीएफ डालता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन डालता है, उसी से आप लोकेशन ले लीजिए, वो भी आपको लोकेशन दे देगा। वरना मुझसे भी कांटेक्ट करिए। सूरत में मोटा वराछा रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है, ठीक है। आप आएंगे तो रहने का भी यहाँ पे सुविधाएं है, कोई फीस नहीं है, आप आ जाओ बस। हेलो थैंक यू सर, आएंगे हेलो सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो यस सर, हेलो सर यस सर सर, ये सर्टिफिकेट मिलेगा लेवल 2 का खत्म हो मिलेगा जाने के ना, बाद? इंफॉर्मेशन होगा आपको। आप एग्जाम देंगे तो मिलेगा, सब मिलेगा। तो मतलब वो एग्जाम सब कहाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सूरत में आ जाइए, हाँ, ठीक है। आप दो वाह, दो तो एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं, मेरे पास गूगल फॉर्म है, 2 एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। और वो सर एग्जाम कब रहता है, मतलब कभी भी दे सकते हैं? आप रेडी है तब मैं यहाँ पे, आप आए, आप बोलेंगे मैं रेडी, तो मैं यहाँ पे पेपर दे देता हूँ, इसमें क्या है। नहीं, उसका नहीं, वो ऑनलाइन वाला वो सर। ऑनलाइन वाला आप बोलेंगे कि मैं रेडी हूँ तो अभी पेपर भेज देता हूँ। सर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप हाँ, ट्रेनिंग, हाँ। पुराना ट्रेनिंग कवर कर लिया है तो इसमें मैं आपको दे देगा। नहीं सर, इसमें अभी तो ये चालू ही किया है। चालू है तो फिर आप रुक जाइए, आप आरटी हाँ, पूरा फिनिश कर लीजिए, बाद में आरटी का एग्जाम दीजिए, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। ठीक बहुत है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके बाद में एग्जाम दीजिए, ठीक है, डोंट वरी। सर एक और क्वेश्चन है सर। यस सर। सर सीबीटी आरामको का सर प्रिपरेशन या उसके लिए कुछ ट्रेनिंग या इस तरीके इसका का भी मतलब ट्रेनिंग आप लोग? होगा, इसका भी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, सीबीटी का प्रिपरेशन करिए और जाइए। हाँ, मुझे खाली बोल के आइए कि मैं सीबीटी के लिए आ रहा हूँ, ताकि मैं 2-3 यहाँ पे ग्रुप है उसमें शेयर कर देता हूँ। सीबीटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 10 लोग होंगे तो मैं सीबीटी करवाएगा, क्योंकि ये ना इसमें ऐसा है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत रश रहता है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे खाली बोल दीजिए कि मैं आ रहा हूँ ये तारीख में, अगर सेट हो सकता है तो मैं यहाँ पे बाकी लोगों को बोल देता हूँ। 10 बार यहाँ पे होते ही बहुत सारे ये एनडीटी करने वाले लोग ही बोल देते हैं हाँ हम भी कर लेंगे, तो उसको 10 को बिठा देंगे और उसका सीबीटी का स्टार्ट कर देंगे। सीबीटी समझाने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो समझाने के लिए मुझे मिनिमम मिनिमम 1 मंथ चाहिए, डेली का 3 आवर्स, डेली 3 आवर्स का, डेली 3 आवर्स मुझे मिनिमम 1 मंथ समझाने तक चाहिए। तो डेली अगर आप 3 आवर्स पढ़ते हैं तो 1 मंथ आप पकड़ लीजिए, 1 मंथ आपको यहाँ रुकना है और आप पढ़ के सीबीटी क्लियर करके जाइए, ठीक है। नॉट क्लियर, क्योंकि वो तो आपका सीबीटी तभी आपको क्लियर होगा जब आप कोई कंपनी आरामको में सिलेक्ट होते हैं। आरामको में सिलेक्ट होते हैं तभी आपका सेप नंबर जनरेट होगा, और सेप नंबर आपको मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाएगा, वो सेप नंबर पे आप अप्लाई करिए और सीधा सीबीटी का फॉर्म खुलेगा, उसमें डेट वगैरह टाइम रहेगा, वो सब चीज भर दीजिए, तो वो डेट पे आपको वो लोकेशन पे, लोकेशन भी खुलेगा, लोकेशन भी सिलेक्ट करना रहेगा, वो लोकेशन पे आप जाइए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। उसका $47, 47 यूएसडी उसका चार्ज है। किसका? आरामको का चार्ज है, हमारा कोई नहीं चार्ज है, ठीक है। हमारा इसमें मत घुसाइए। आरामको, आरामको का चार्ज है $47 का सीबीटी का, तो $47 आपको उसी को पे करना है, और वो वेबसाइट के अंदर ही पे करिए और सीधा लोकेशन सिलेक्ट करिए और एग्जाम देने चाहिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, घर के साथ, फैमिली के साथ अच्छे रहिए, और कल वापस ज्वाइन करिए, और ये दीपेश पटेल आपको कल लिंक भेज देगा, और आप कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बाकी दिन में भी कल लंच में भी होगा, और लंच में 11 बजे होगा, और 11 बजे भी आपको ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं कल 11 बजे हम लोग एमटी या पीटी का एक सेशन करेंगे, ठीक है। पेनेट्रन टेस्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बाकी नाइट में तो आरटी चलेगा ही चलेगा, दिन में जो है पीटी चलेगा, ठीक है। बाकी जो पीटी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को जॉब में जाना है तो पीटी में कैसा करेगा, तो वो नाइट में भी आएगा, 8:30 को भी वो आने वाला है। आरटी फिनिश होगा तो उसके बाद एमटी आएगा, एमटी के बाद पीटी आएगा, पीटी के बाद यूटी आएगा, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पे सब चीज है, सब जगह जगह आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सब चीज अच्छा सीखने को मिलेगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।